भीगा है समा, ऐसे में हूँ तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अच्छा ठीक है समझ गया ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं मिशन 100 सीरीज जो रहने वाली है 11 और 12 तारीख को। इसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं उन गैसिंग क्वेश्चंस को जो एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो सकते हैं। तो आप लोग के लिए 4 सेशंस होने वाला है। 11 तारीख को 4 बजे आप लोग के लिए एक सेशन रहेगा, 11 तारीख को 9:30 बजे आप लोग के लिए एक लाइव सेशन रहेगा। इसी के साथ साथ एमसीक्यू पार्ट 2 का आप लोग का 12 तारीख को 3 बजे एक सेशन रहेगा और 12 तारीख को 8:30 बजे एक सेशन रहेगा। तो ये सारे सेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने गिवन कर दिया हूँ, वहां से जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं लिटरली वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही वाले हैं आप लोग के, और आप लोग की एक तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी इन क्वेश्चंस के साथ। सो अगर इन्विटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम ZK या जकी लिख देना और आप लोग फ्री क्लास में एनरोल हो जाओगे। तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। और ये लास्ट मोमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट आप लोग के लिए सेशंस रहने वाले हैं जहां पे हम लोग वन ऑफ द बेस्ट से बेस्ट गैसिंग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लाइव सेशंस को अटेंड करें और ये सभी क्लासेस फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट को। तो ये फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला और रिवीजन के लिए वीडियो रहने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फॉलो अप जरूर कर ले मुझे इंस्टा में, टेलीग्राम पे और साथ ही साथ अनअकैडमी में, जहां पे मैं ढेर सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूं। जो भी क्लास की अच्छी क्लिप लगती है आप लोग मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हो, मैं आपको स्टोरी में जरूर शाउट आउट दूंगा। तो इसके अलावा बात कर लेते कि आखिर पढ़ने क्या वाले। तो हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक को कवर अप करने वाले और 2022-2023 के अकॉर्डिंग ही सभी चीजें देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया हूं कि फिजिकल एजुकेशन के अलावा आप लोग का बायो, मैथ्स और कॉमर्स के काफी सारे सब्जेक्ट के भी एग्जामिनेशन आने वाले, तो उन सभी लोग के लिए मैंने एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया हूं। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, आप इसको अटेंड जरूर करिएगा। इसके थ्रू आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन किस लेवल की हुई वो भी पता चल जाएगा, और अगर आप लोगों ने बेस्ट परफॉर्म करे तो आप लोग को स्कॉलरशिप भी मिलने की चांसेस है। मैथ्स और बायो दोनों के लिए टेस्ट होने वाला है, साथ में कॉमर्स के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इन सब के आप लोग के टेस्ट होने वाले। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ही यार डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा और आपको सारे पॉइंट समझाने पड़ेंगे, या तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें आप लोग को सारे पॉइंट के साथ साथ 2 या 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या क्या फंक्शन होते हैं स्पोर्टिंग इवेंट के। तो देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप किसी एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने वाले हो, तो कैसे आप एक स्पोर्टिंग इवेंट को सक्सेसफुल बना सकते हो। तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो स्पोर्टिंग इवेंट के कुछ फंक्शंस के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूर्नामेंट या स्पोर्टिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते, आप उससे मिलने भी नहीं जा सकते बिना प्लानिंग के। तो यार प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग में आप लोग किसी भी स्पेसिफिक गोल के बारे में पहले से सोच के रखते हो कि कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हो, कैसे आप लोग उसमें बेटर परफॉर्म करके आप अपने गोल को और ज्यादा बेहतर तरीके से सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग के कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ बिना प्लानिंग के पढ़ाई भी नहीं हो सकती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है प्लानिंग। अगला होता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको गोल के तरफ ओरिएंट करने के। आप एक डायरेक्टर हो यार, आप अपनी टीम के अंदर सभी लोगों को यार गोल के तरफ ले जाने की कोशिश करोगे जिससे कि सक्सेसफुली गोल अचीव हो सके। तो मैं कह सकता हूं कि यार डायरेक्टिंग एक किस्म से फोकस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, जिसके थ्रू वो अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सके। इसके अलावा अगला होता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो मैंने ढेर सारे लोगों को बुला लिया कि भैया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है, और अब क्या करना है आप लोग को यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं उनको उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आई एम आउट आपको उनका काम दे देना, जिसके थ्रू यार वो उनके फील्ड में बेटर तरीके से वर्क करेंगे और साथ ही साथ टूर्नामेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। मान लो कि ढेर सारे लोग को बुलाया, किसी को आपने ग्राउंड की कमेटी में डाल दिए, किसी को इक्विपमेंट की कमेटी में डाल दिए, किसी को टेक्निकल डिपार्टमेंट में डाल दिए, किसी को एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में डाल दिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोगों को यार डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज के अंदर डाल दोगे और स्टाफिंग इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग यार एलोकेट कर रहे हो रिसोर्सेज को। समझो जो भी आप लोग को रिसोर्सेज लग रहे हैं इंडिविजुअल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो
सभी चीजें आप प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे, चाहे वो इक्विपमेंट हो सकता है या मनी हो सकता है, जिसके थ्रू जो आपका स्पेसिफिक प्लान है वो सक्सेसफुली अचीव हो सके, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के यार कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर पाओगे। अगला होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें कि यार आपके पास स्पेसिफिक टीम है, आपने पहले से प्लान सोच के रखे होगी 3 महीने के अंदर इतना काम हो जाना चाहिए, लेकिन पता चल रहा है आपकी टीम उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, मतलब क्या, कंट्रोलिंग सही तरीके से नहीं है। तो कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें कि यार आप एक किस्म से ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हो अपने स्टाफ के मेंबर्स को कि भाई इतने टाइम के अंदर ये सभी चीजें हो जानी चाहिए, कि वो जो स्पेसिफिक गोल है क्या सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो पा रहा है कि नहीं, क्या वो टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा नहीं। तो बिना कंट्रोलिंग के यार सब चीजें भाजी पाला हो जाएगी। तो ये थे आपके सभी के सभी पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के। तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का वेरियस कमेटी और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कितने टाइप की कमेटीज होती है। कमेटीज बहुत सारी होती है, जितना तुम याद कर सकते हो उतना कम है, लेकिन यार मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज के नाम लिख दिए, एटलीस्ट इतने तो याद होनी चाहिए। सबसे पहली जो कमेटी है इसका नाम है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी नाम सुनते से समझ में आ रहा, पब्लिसिटी करने का काम, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड काम, लोगों तक के प्रोपेगेंडा और स्पोर्ट्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, पब्लिसिटी कमेटी करती है। जैसे आप किसी के साथ घूम लो तो कोई आंटी जो रहती है ना मोहल्ले की, वो पब्लिसिटी कर देगी पूरे मोहल्ले में। अगला होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। एक ऐसे टाइप की कमेटी है जिसमें कि स्पोर्ट्स मेंबर को वो होटल से लेकर ग्राउंड तक के पहुंचाने का काम करते हैं। सो सजावट वगैरह का काम जितना भी होता है डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी के अंदर आता है, और साथ ही साथ जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है वो सभी की सभी यही कमेटी देखती है। तो नेक्स्ट होता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम ये है कि ग्राउंड का ख्याल रखना, और जो भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हो रहे हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए वो सभी को पहले से बंदोबस्त करके रखना है। ऐसा ना हो कि पता चल रहा है बैट टूट गया फिर वो दोस्त के यहाँ जा रहे बैट लेने, ऐसा तो नहीं होता ना मेन मैच में। बिल्कुल चुप। अगली कमेटी होती है जिसका नाम है कमेटी फॉर ऑफिशियल। मतलब क्या, जितने भी टाइप के जो ऑफिशियल है, चाहे वो रेफरी हो, जजेस हो, इन सब की सैलरी प्रोवाइड करना, इनका स्पेसिफिक ख्याल रखने का काम कमेटी फॉर ऑफिशियल्स करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अनाउंसमेंट कमेटी एक कमेटी होती है जिसमें कि यार उनका काम होता है अनाउंसमेंट करना, जो भी गेम के दौरान चीजें हो रही है उन सब के बारे में लोगों तक के बातें बताते रहना। इसके अलावा होता है फर्स्ट एड कमेटी। सोचो किसी को बॉल लग गई कहीं और ये शानदार शॉट, ओह माय गॉड, तीनों बॉल आपस में टकरा सकते। तो यार उस टाइम पे आप इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सको, वो काम कौन करेगा, वो करेगी फर्स्ट एड कमेटी। तो इसके अलावा अगली कमेटी होती है जिसका नाम है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का काम ये है कि इसका बजट प्रिपेयर करने का काम होता है, कितने टाइप के डिफरेंट यहाँ पे स्पॉन्सर आ रहे हैं उन सबको बुलाने का काम होता है। फाइनेंस कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमेटी ही हमें बताती है कि टूर्नामेंट में कितना खर्चा करना है और किस नेक्स्ट लेवल तक के हम लोग यार टूर्नामेंट को और ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि जितना आपके पास जेब में पैसा रहेगा उतना ज्यादा आप यार किसी के लिए खर्चा कर सकते हो ना। समझ रहे हो ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमेटी। अगली कमेटी होती है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो जितने भी चीयर लीडर्स वगैरह रहते हैं, जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड काम होते रहते हैं, उन सब का काम कौन सा होता है, वो सब कौन देखती है, कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और साथ ही साथ जो ग्राउंड के अंदर रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सभी चीजें, तो ये सभी का ख्याल कौन रखती है, यही कमेटी रखती है। होप सो तुम लोग को यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। तो ऐसी कमेटीज और भी बहुत सारी हो सकती है। टेक्निकल कमेटी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम देख रही है, तो ऐसी ढेर सारी कमेटीज आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज अगर एग्जाम में पूछे तो इनके बारे में एटलीस्ट एक्सप्लेन करके आ जाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टूर्नामेंट चल रहा उस टाइम पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती है, और खत्म होने के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। सबसे पहले तो भैया बजट प्रिपेयर करेंगे ना, पहले बजट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कौन कौन से स्पॉन्सर होने वाले, वो सब चीजें, डिफरेंट टाइप की कमेटीज आपको बनाना पड़ेगा सो दैट आप लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सको स्पोर्ट्स को। साथ ही साथ कौन सा प्राइज देने वाले हो, क्या सर्टिफिकेट देने वाले हो विनर को, ये सब पहले से डिसाइड करके रखना। और साथ ही साथ कौन से डेट को मैच किसके साथ होने वाला है, टूर्नामेंट कैसे होने वाला है, फिक्सचर्स को डिसाइड करने का काम प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टूर्नामेंट जब चल रहा है उस टाइम पे हमको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना है। सबसे पहली चीज, जो भी यार टूर्नामेंट वहां पे चल रहा है उसके अंदर गुड डिसिप्लिन और साथ ही साथ गुड कंट्रोल रह सके। साथ में जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स आप लोग को रखना है। और इसके अलावा आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया को हर टाइप की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो विनर है भैया उनको सर्टिफिकेट और उनका प्राइज दे दो, वरना जंग हो जाएगी। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है।
इसके अलावा आपको सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करके रखना है कि मैचेस कैसे रहे, किन्ने कितना अच्छा स्कोर करा। जो भी चीफ गेस्ट आए उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलो, उनका ऑनर कर दो। साथ में आपको एक डिटेल रिजल्ट प्रोवाइड करना जरूरी रहता है। कितना एक्सपेंडिचर हुआ ये आप लोग को यार यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सभी के सभी पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आएंगे। तो होप सो आप लोग को यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टूर्नामेंट। देखो यार, टूर्नामेंट डायरेक्टली आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिखा हुआ है। जैसे आप चेक करोगे वेरियस कमिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद डायरेक्टली फिक्सचर लिखा है। लेकिन अगर फिक्सचर्स को समझना है जिसमें नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट होता है, तो इस वजह से आप लोग को टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टूर्नामेंट होता क्या है। टूर्नामेंट मतलब कि एक किस्म का स्पोर्ट्स कंपटीशन जिसमें कि डिफरेंट टीम्स आकर एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है, और जो डिफरेंट टीम एक दूसरे के साथ आई है वो एक दूसरे के साथ कंपीट करेगी। जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और एक विनर निकल के आता है टूर्नामेंट के अंदर। तो इसे कहते हैं टूर्नामेंट। तो डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका फेवरेट टूर्नामेंट कौन सा है। तो आखिर टूर्नामेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली चीज, जितना ज्यादा आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे अपने स्किल को और ज्यादा डेवलप कर सकते हो। साथ ही साथ यार स्पोर्ट्स का प्रोपोगेंडा भी होता है, लोगों तक के पहुंच होती है कि अच्छा ये वाला स्पोर्ट्स भी चल रहा है। इसके अलावा साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखते होंगे आईपीएल में जो बहुत अच्छा खेलता है उसको इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रिटी भी बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है दो देशों के बीच में अगर कोई लड़ाइयां हैं तो। इसके अलावा कुछ सोशल क्वालिटीज भी डेवलप होती है, जैसे फेयर प्ले, खेलना करना, ये सब चीजें ना वक्त के हिसाब से आती है। जैसे बड़े प्लेयर हो गए एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, इनके अंदर ना यार फेयर प्ले वाली क्वालिटी है जो एकदम नए यंगस्टर्स के अंदर भले ही ना हो, तो वक्त के साथ आती। जितना ज्यादा आप टूर्नामेंट खेलोगे उतना ज्यादा आपके अंदर क्वालिटीज बढ़ेगी। तो ये थे आप लोग के इंपॉर्टेंस टूर्नामेंट के, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। चलिए जानते हैं कि आखिर कितने टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो यार देखो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें 2 ही पढ़ना है। सबसे पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसे टाइप का टूर्नामेंट है जिसमें कि अगर 2 टीम एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है, ए टीम ने बी टीम को हरा दी तो वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगी और जो विनर टीम है वो टूर्नामेंट में आगे खेलेगी। तो मैं कह सकता हूं नॉकआउट टूर्नामेंट करो या मरो वाला टूर्नामेंट होता है। इसे डू और डाई टूर्नामेंट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर ए टीम और बी टीम खेल रही है, बी टीम हार जाएगी तो टूर्नामेंट से डायरेक्टली बाहर हो जाएगी और ए टीम प्रोसीड करेगी आगे की तरफ। तो ऐसे टाइप के टूर्नामेंट को कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। तो नेक्स्ट होता है लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट एक ऐसे टाइप के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें कि अगर ए टीम और बी टीम एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है, लेट से बी टीम हार गई तो वो डायरेक्टली टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी। उसके पास एक या एक से ज्यादा चांसेस है जिसके थ्रू वो टूर्नामेंट में बने रह सकती है और अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर करके आगे बढ़ सकती है। अगर एक चांस मिल रहा है तो उसे कहेंगे सिंगल लीग टूर्नामेंट। अगर 2 चांसेस मिल रहे हैं हारने के बाद भी तो उसे कहेंगे डबल लीग टूर्नामेंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, लीग टूर्नामेंट को बर्जर सिस्टम भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये चीज पूछी जाती है। आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार भैया लीग टूर्नामेंट में विनर कैसे डिसाइड होते हैं? नॉकआउट में तो समझ में आ गया, जो जीत रहा है वो विनर कहलाएगा, जो हार रहा है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन लीग में कैसा हो रहा है? लीग में ऐसा है कि जो जीतेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा या पॉइंट्स मिलेंगे और जो हारेगा उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो यार टूर्नामेंट जब एंड होने में आ जाएगा तो जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट रहेंगे वो टूर्नामेंट में आगे कहलाएगा, विनर कहलाएगा, और जिसके पॉइंट्स कम हो गए यार वो लूजर हो जाएगा। तो इस तरीके से लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा फिक्सचर्स है ना। तो ये था आपका आज का वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके अलावा जो फिक्सचर्स वाला वीडियो है मैं चाहता हूं कि 15 मिनट के अंदर मैं कवर अप कर भी नहीं पाऊंगा और ना ही आप समझ पाओगे। तो आपको इत्मीनान से ये वाला वीडियो देख लेना जिसके थ्रू आप लोग को फिक्सचर्स समझ में आ जाएंगे अच्छे से। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको प्लीज देख लेना। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, याद रखना लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग और इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस है। लास्ट ईयर एक्चुअल में बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ते थे इन्फेंट वे में कि एडोलेसेंस में किस तरीके से हो रहा है, और समझ रहे हो ना मेरी बात, चाइल्ड के ग्रोथ की पूरी बातें होती थी। याले चैप्टर के अंदर सिर्फ चैप्टर का नाम रह गया चिल्ड्रन, बाकी उसके अंदर ऐसा कुछ काम नहीं है, बच्चों वाली बातें कुछ होने वाली है नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वुमन रिलेटेड, तो वुमन रिलेटेड सिर्फ आप लोग को लास्ट के 2 पॉइंट्स को पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए होने वाला है कि मतलब क्या रोजमर्रा में आप लोग का जो पोस्चर है उसमें कुछ ऐसी टाइप की डिफॉर्मिटी आ जाए ना जिससे कि आप लोग के डे टू डे लाइफ में कुछ फंक्शनिंग में ये दिक्कत आ जाए। जैसे आपके पैर में कुछ दिक्कत आ गई तो आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हो सकता है आपके शोल्डर आगे हो गए, हो सकता है आप आगे की तरफ झुक गए, पीछे की तरफ झुक गए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के आप लोग कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पाइनल कर्वेचर की। तो स्पाइनल कर्वेचर क्या होता है? बेसिक सी बात है, स्पाइन में अगर कर्वेचर आ जाए, स्पाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर हो जाए तो उस टाइप का जो प्रॉब्लम है, उस टाइप की जो डिफॉर्मिटी है उसे कहते हैं स्पाइनल कर्वेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बन सकता है। कब ज्यादातर स्पाइनल कर्वेचर होता है? जब आप ज्यादा वेट उठा रहे हो, या हो सकता है आपका वेट बढ़ गया हो उस वजह से, या आपकी वीक मसल्स है इस वजह से आप लोग को स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती
सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कितने टाइप के आपको स्पाइनल कर्वेचर पढ़ना है, तो 3 टाइप के आपको स्पाइनल कर्वेचर के बारे में पढ़ना है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि काइफोसिस क्या होता है। काइफोसिस का मतलब देखो यार, स्पाइनल कर्वेचर बेसिकली समझना कैसे, समझो ये आपकी स्पाइन है, अगर आपकी स्पाइन आगे की तरफ झुक गई है, आगे की तरफ, ठीक है ना, आप आगे की तरफ झुक गए हो, आपकी स्पाइन का कर्वेचर आगे की तरफ हो गया, तो ऐसे टाइप के डिफॉर्मिटी को कहते हैं काइफोसिस, जिसमें कि एबनॉर्मलिटीज आ जाती है आप लोग के स्पाइन के कर्वेचर में और आप लोग इस तरीके से आगे की तरफ बैंड हो जाते हो। देखोगे ना आप लोगों ने, बूढ़ी अम्मा रहती है गांव वगैरह में, तो ऐसे झुक झुक के डंडे के सहारे चलती है, तो उन लोग को काइफोसिस वाला रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे हो जाता है? माल न्यूट्रिशन की वजह से, हैवी वेट उठाने की वजह से, वीक मसल्स की वजह से। कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर आप पिलो बैक में रखकर सोओगे तो डेफिनेटली आप सही हो जाओगे। साथ ही साथ यार आप धनुरासन परफॉर्म करोगे तो भी आप लोग ठीक हो सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट होता है लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस में देखो, काइफोसिस में आपकी स्पाइन आगे की तरफ बैंड होगी, लॉर्डोसिस में स्पाइन पीछे की तरफ बैंड हो जाती है। आपने देखेंगे मोटे लोग जो रहते हैं वो पीछे झुक के चलते हैं, तो उनकी स्पाइन ही पीछे हो जाती है इस तरीके से, और ये वाले रीजन से अंदर की तरफ चल जाती है, मतलब ऐसा जो वो बागा वाला लोग देखे होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो सेम वही वाला लोग यहाँ पे बन जाता है लॉर्डोसिस के अंदर। तो कैसे हो जाता है? ये इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होने की वजह से मसल्स का, और साथ ही साथ मोटापे की वजह से मेजर इशू निकल के आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप सेटअप्स या हलासन परफॉर्म करोगे तो आप लोग लॉर्डोसिस को ठीक कर सकते हो। अगला होता है स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस एक किस्म से ये लेटरल शिफ्टिंग होता है। मतलब क्या? अगर आप किसी को पीछे से पलटा कर देखोगे तो उसकी स्पाइन कुछ इस तरीके से एस टाइप का कर्व ले लेगी, इसे कहा जाएगा स्कोलियोसिस। मतलब लेटरल शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे स्पाइन में, तब ये आप लोग को स्कोलियोसिस निकल गया था। अब ये स्कोलियोसिस कब हो जाता होगा यार? स्कोलियोसिस ज्यादातर तब हो जाता है जब किसी के पैर छोटे बड़े हो गए तो, है ना, या फिर टेढ़े बड़े ऐसे ऐसे चलते हो उस वजह से, या पैरालिसिस होने की वजह से आप लोग को स्कोलियोसिस हो सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर आप स्विमिंग वगैरह करोगे तो डेफिनेटली आप उसके थ्रू ठीक हो सकते हो। अगला जो आप लोग का डिफॉर्मिटी, इसका नाम है नॉकनी। नॉकनी का मतलब नाम से समझो है, नॉकनी मतलब नॉक नॉक करना, किसको? नीज को। तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नीज एक दूसरे को नॉक नॉक करती है। मतलब क्या? नीज एक दूसरे को टच करने लग जाती है। दिख रहा है आप लोग को इस तरीके से? मतलब एक नॉर्मल इंसान की जो नीज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन नॉक नी वाले की नीज अंदर की तरफ आ जाती है। इसमें चलने में दिक्कत होगी, डेफिनेटली पैर टकराएंगे एक दूसरे से, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है, सीधे खड़े रहने पे, दौड़ने में, भागने में, इन सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। आखिर यार ये नॉकनी रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? अगर आप ढंग से डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो एक बैलेंस डाइट जरूर कंज्यूम करें। इसके अलावा अगर आप पद्मासन या गौमुख आसन अगर परफॉर्म करोगे तो उसको ठीक कर सकते हो, या इसके बीच में पिलो रखकर सोओगे तो भी ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट होता है बोलेग। बोलेग जो है वो नॉक नी का एकदम अपोजिट भाई है, क्लियर है? जिसमें कि पहले वहां नीज एक दूसरे को नॉक नॉक कर रही थी, अब यहाँ नीज दूर दूर हो गई। दिख रहा है आप लोग को? देखो नॉर्मल इंसान के पैर सीधे थे, लेकिन जो इसको बोलेग है उसमें लेग्स दूर दूर जा रहा है, मतलब नीज वाला पोर्शन दूर दूर हो जा रहा है। तो ये अपोजिट होता है नॉक नी का, याद रखिएगा। कब हो जाता है? सेम वही कि अगर कैल्शियम, फॉस्फोरस, बोन्स की डेंसिटी वगैरह हो जाए, है ना, बोन डेंसिटी वगैरह के इश्यूज हो जाए, तो ये तब हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेमेडी की, तो विटामिन डी अगर आप लोग अपनी डाइट में कंज्यूम करने लग जाओगे, एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करोगे, और साथ ही साथ अगर आप सर्जरी कराओगे तो भी ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो स्पेसिफिक जो हमारा डिसऑर्डर, इसका नाम है राउंड शोल्डर। तो राउंड शोल्डर क्या होता है इसको जान लेते हैं। राउंड शोल्डर मतलब क्या होता है कि जो आपके शोल्डर है वो आगे की तरफ हो जाते हैं। देखो इस तरीके से, ये नॉर्मल शोल्डर दिख रहा है आपको, और जिसको राउंड शोल्डर वाला इशू रहता है, शोल्डर आगे की तरफ चले जाते हैं। क्लियर दोस्त? तो ये ज्यादातर आपने देखे होंगे लंबे लोग जो रहते हैं ना, बहुत हाइटेड लोग, उनको दिखता है। इसी के साथ साथ यार कई लोग ऐसे रहते हैं जो एकदम चिपके कपड़े पहनते हैं किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, उन लोग के साथ ये इश्यूज हो जाते हैं। तो यार ये ज्यादातर इस टाइम पे हो जाता है, या फिर अगर आपके मम्मी पापा है, मतलब हेरिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, चक्रासन, धनुरासन, या आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे आपकी शोल्डर पीछे हो सके। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आप लोग का राउंड शोल्डर वाला इश्यूज ठीक हो जाएगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट होता है आप लोग का फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट में आप लोग देखते होंगे एक नॉर्मल फुट कुछ इस तरीके से दिखता है, फ्लैट फुट कुछ इस तरीके से दिखता है। नॉर्मल फुट में आप देखते होंगे थोड़ा सा सोल आप लोग का बच जाता है, जहां पे हल्का सा कर्व दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन फ्लैट फुट में एकदम पूरा आप लोग का जो सोल है, आपका जो पैर है, पूरा जमीन से टच होने लग जाता है। आखिर ये ज्यादातर कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा हैवी वेट हो जाते, मतलब ओबेसिटी वाले लोगों के साथ ज्यादातर देखना, जो बहुत मोटे बच्चे पैदा होते हैं उन लोग के साथ, या छोटे बच्चों के साथ स्टार्टिंग में रहता है ये, फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लग जाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? अगर आप चाहो तो ये जो इस फॉर्म की एक्सरसाइज आपको दिख रही है, इसको अगर आप परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आप ठीक हो सकते हो। या अगर आप चाहो तो एक अच्छे सोल वाले शूज पहनकर भी ठीक कर सकते हो। ये ज्यादातर प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब आप एडिडास की जगह एबिबास ले लो तो हो जाता
आता है, मतलब नकली टाइप के, या जो फर्स्ट कॉपी शूज पहन के जिसके अंदर सोल क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, अगर आप वैसे शूज भी पहनोगे तो उसके वजह से भी आप लोग को यार ये इश्यूज हो सकते हैं। ये सभी के सभी आप लोग के थे डिफॉर्मिटीज। आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग को डेफिनेटली आ सकते हैं, तो प्लीज यार आप इन सभी को एक बार जरूर अच्छे से रीड कर ले। ये जानते हैं कि यार स्पेशल कंसिडरेशन के बेसिकली यार आप सभी लोग जानते हो कि यार वुमन की लाइफ के अंदर एक ऐसे मेजर इश्यूज आते हैं जो मैन के अंदर नहीं आते। उनको आप जानते होंगे कि एक ऐसे टाइम पे उनको ब्लीडिंग होती है जिसको पीरियड्स कहते हैं। कहीं ना कहीं एक बात बताओ, आप एक मैन है और एक वुमन है, एक महीने बाद सोचो स्पोर्ट्स इवेंट है, दोनों पार्टिसिपेट करने वाले, दोनों ने बहुत मेहनत की है। अगर मेन के साथ तो पीरियड्स होते नहीं है, लेकिन वुमन के साथ पीरियड्स हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी फिजियोलॉजिकल, उनकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि नहीं उनके स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस में? डेफिनेटली होगा। कहीं ना कहीं यार उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे खराब हो सकती है, बिकॉज जो पीरियड्स है वो कहीं ना कहीं इस चीज पे अफेक्ट करेंगे। तो ये मेजर लाइफ का पार्ट है उनके। इस वजह से हम लोग ये दो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले कि आखिर मेनार्क और मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा ये जो कंसिडरेशन है एकदम नेचुरल कंसिडरेशन है, जो हर वुमन की जिंदगी में कभी ना कभी होता ही है। और साथ ही साथ जो भी गर्ल्स या वुमेन्स अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्टिव है तो उनको इन चीजों को ध्यान पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा सीरियसली इन चीजों को लेकर चलना रहता है। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला होता है मिनार। तो मिनार क्या है? मिनार एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि यार समझ लो फर्स्ट टाइम जब यार किसी वुमन को या फीमेल को कभी ब्लीडिंग होती है, मतलब आप जानते होंगे जब छोटे रहते हैं 9 साल के अराउंड के आसपास में, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है। अब यार ये डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होने वाली है डिफर भी कर सकती है। अगर आप देखोगे गर्म शहरों में जाओगे या गर्म देशों में जाओगे तो वहां पे यार आप लोग देखोगे कि आपके जो पीरियड्स है वो धीरे मतलब जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे ठंडी पड़ती है वहां पे लेट आते हैं। क्लियर है? तो ये जो पीरियड्स का फर्स्ट टाइम आना या फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग है उसे कहा जाता है मिनार। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो जिंदगी में पहली बार वुमन को ब्लीडिंग होने वाली है या पीरियड्स आने वाले, तो ये बात तो श्योर है कि यार उनको बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहेगा, उनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल यहाँ पे अफेक्ट होगी, उनका जो स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस है डेफिनेटली वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो इस टाइम पे उनको अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। अगर न्यूट्रेटिव एलिमेंट अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली यार वो जो पेन है या फिर वो जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो सकती है। इसके अलावा अगला होता है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। तो मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन क्या होता है? देखो ये एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लग जाती है। देखो हर महीने यार पीरियड्स आते हैं, मान लो कि यार किसी एक महीने स्किप हो गया, अगले महीने आ गया, या हो सकता है कि इरेगुलर फॉर्म में पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली अगर किसी पीरियड्स मतलब आप समझो यार किसी भी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स वुमन है, उसको अगर पीरियड्स मिसिंग हो जाए फिर आगे पीछे हो जाए तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस दौरान याद रखना कि यार वुमेन जो रहती है वो हेडेक, बैक पेन, फैटिक, क्रैम्प, टायर्डनेस इन सब से सफर करती है, और साथ ही साथ उनकी फिजिकल और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और इस टाइम पे अच्छा हाइजीन रखना जरूरी है सो दैट यार इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 नंबर या 3 नंबर में आप लोग को डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फीमेल एथलीट ट्राइड। तो आइए जानते हैं कि फीमेल एथलीट ट्राइड क्या है। तो बेसिकली एक किस्म का सिंड्रोम है जो 3 अलग अलग कंडीशंस को यहाँ पे रिलेट करते हुए समझता है, जैसे कि एमेनोरा हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। इन सभी को हम लोग को डिटेल में समझना है। ज्यादातर ये ऐसे फीमेल एथलीट्स वगैरह को होता है जो अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देती है, अपने आप को नरिशिंग में फोकस नहीं कर पाती है, तब ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स आती है और डेफिनेटली उनकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को भी हिंडर कर सकता है। आइए एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का बेसिक सा मतलब ये है, सिंपल वे में, आपने यार कई बार टीवी एड में भी देखे होंगे कि यार 40 के बाद वुमन की बोन डेंसिटी लो होने लग जाती वाला एड देखे होंगे ना, तो हॉर्लिक्स प्योर फलाना टिपका, तो वही वाली बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि वुमन की बोन डेंसिटी यहाँ पे धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। जैसे देख रहे होंगे एक हेल्दी बोन है और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है देखो उनकी बोन की डेंसिटी और ज्यादा हो गई, यहाँ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उनकी बोन जो है वो स्ट्रांग नहीं रह पाएगी। हल्के फुल्के इधर उधर कूदने करने की वजह से या फिर स्पोर्ट्स खेलते टाइम अगर थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें आ गई, लग गई, तो जल्दी उनको फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम इसके अंदर निकल के आ जाता है। तो ज्यादातर ऐसी वुमेन्स इसको सफर करती है जो सही तरीके से अपनी बैलेंस डाइट के अंदर मिनरल्स कंज्यूम नहीं कर रही है या फिर सही तरीके की बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं कर रही है, और साथ ही साथ इस टाइम पे एस्ट्रोजन के लेवल भी लो हो जाता है। अगला होता है एमेनोरा। एमेनोरा थोड़ी सी अलग कंडीशन है। एमेनोरा में कुछ इस तरीके से होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एथलीट है, अगर वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही है, एक्सेसिव इंटेंस एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट का कैलोरी इंटेक नहीं करे, खा अच्छे से नहीं रही है, बस एक्सरसाइज 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 कर रही है, तो इस वजह से यार कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट उनकी बॉडीज में हो सकते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में डिस्टरबेंसेस आ सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं या फिर रुक सकते हैं। ये चीज याद रखना है। तो इस टाइम में यार हेयर लॉस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चेंज ऑफ विजन हो सकता है, फेशियल हेयर्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं, साथ ही साथ
कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी एमेनोरा के सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अगला होता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में आप लोग समझेंगे कि यार ये एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि यार जो भी स्पोर्ट्स वुमन है वो बहुत ही कम टाइप की कैलोरीज कंज्यूम करने लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज आ सकती है किसी ना किसी स्पेसिफिक चीजों की। अब ये डेफिशिएंसी में कुछ भी हो सकता है, या तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट हो सकता है या फिर उनका लैक ऑफ एनर्जी हो सकता है। याद रखिएगा जो ये ईटिंग डिसऑर्डर है ये रिलेट करता है मेंटल इलनेस से, और साथ ही साथ ये उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसे टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें कि यार एक सुबह स्पोर्ट्स वुमन उठकर देखेगी, अरे मेरे बाप रे मेरा इतना सारा वेट बढ़ रहा है, काम करती हूँ मैं खूब सारी एक्सरसाइज करूंगा, खूब सारी एक्सरसाइज करूंगा, खाऊंगी नहीं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा। तो ऐसे टाइप का जो ईटिंग डिसऑर्डर उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। इसमें सिर्फ वेट ना बढ़ जाए इस डर में यार इस तरीके की चीजें की जा रही है। अगला होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसे टाइप का कंडीशन है जिसमें कि यार जो स्पेसिफिक फीमेल है वो क्या कर रही है कि यार दिल भी है गुलाब जामुन खाने का, तो गुलाब जामुन खा लिए और फिर वेट ना बढ़ जाए इस वजह से तुरंत ही वोमिटिंग कर ली, जिससे कि दिल भर गया और पेट ना भरा और गुलाब जामुन बाहर आ गया। तो ऐसे टाइप का जो कंडीशन है उसे बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है, जिसमें कि यार एक्सेसिव ईटिंग की जाती है लेकिन उसके बाद इंस्टेंटली उसको वोमिट कर लिया जाता है, जिसके थ्रू कि यार वेट ना बढ़ सके। पढ़ने क्या वाले ये पूरा कंटेंट आप लोग का रहने वाला है, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सबसे पहली चीज योगा निकल के आता है। योगा क्या होता है दोस्तों? योगा वर्ड जो है युज वर्ड से डराई हुआ है, जिसका मतलब होता है यूनियन। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो योगा एक किस्म से आत्मा की परमात्मा से मिलन कराना है ना। बट अगर मैं फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो योगा क्या है? योगा बेसिकली एक ऐसे टाइप की एक्सरसाइजेज है जिसके थ्रू आप लोग अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो, मेंटली वेलबींग रख सकते हो, स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रख सकते हो। ये सभी बेनिफिट्स आप लोग को योगा देता है। अब अगला वर्ड निकल के आता आसन। क्या होता है? तो आसन वर्ड के बारे में हमेशा याद रखना, पतंजलि जी ने बताए थे स्थिरम सुखम आसनम के बारे में। मतलब ये है कि यार जो आसन है वो एक्चुअल में पोस्चर्स है, जो भी योगिक की क्रियाएं की जा रही। मतलब योगा क्या है? फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उसको परफॉर्म करने की जो एक्सरसाइज के जो पोस्चर्स है उसको आसन कहा जाता है। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे बोन्स मसल स्ट्रांग हो जाएगी, मसल स्ट्रांग हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट हो जाएगा, आप लोग की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेनिफिशियल रहता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेनिफिशियल रहता है, और ऐसे ढेर सारी चीजें जिसमें ये बेनिफिट आप लोग को प्रोवाइड कर। इसके अलावा आप लोग से बात करना चाहता हूँ सबसे पहले जो डिसीजेस का नाम है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी क्या है? बेसिकली एक ऐसे टाइप की कंडीशन जिसमें आप लोग का फैट परसेंटेज बॉडी के अंदर जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो उसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी अगर बीएमआई के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जाए तो अगर आप लोग का स्कोर 29.9 से ज्यादा आता है तो आप लोग ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर। अब इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है? तो कुछ आसन है जिसके थ्रू आप लोग ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहला है ताड़ासन। तो ताड़ासन एक ऐसे टाइप का आसन है जिसमें कि देखो यार पोस्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। मेन चीज ये है कि पोस्चर याद होना चाहिए और बाकी आसन के बारे में बेनिफिट आप लोग खुद से भी लिखकर आराम से आ सकते हो। तो यार पहला बेनिफिट तो यही होगा इसका डेफिनेटली, क्योंकि ये ओबेसिटी के अंदर है। ताड़ासन को एक्चुअल में माउंटेन पोज कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगिक एक्सरसाइज है और इसको बेसिक फॉर्म ऑफ आसन भी कहा जाता है। इससे आपका बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है और साथ में ओबेसिटी भी रिड्यूस होती है। अगला होता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन को एक्चुअल में रोटेशन ऑफ वेस्ट टाइप का आसन भी कहते हैं, जहां पे आप लोग कमर को ट्विस्ट करते हो कुछ इस फॉर्म में, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम। इसके थ्रू आप लोग की स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बैक में अगर कोई पेन वेन हो तो वो रिलीफ हो जाता है, ओबेसिटी रिड्यूस होती है, नेक में अगर कोई पेन वेन रहा तो वो भी ठीक होता है। अगला है पवन मुक्त आसन। नाम से समझ में आ रहा है कि पवन की मुक्ति करना, तो ऐसे टाइप का आसन जो कि विंड रिलीफिंग पोज के नाम से जाना जाता है। ये हाथा योगा के आंसर कंसिडर किया जाता है। इसका योगिक पोस्चर कुछ इस फॉर्म में दिखता है। ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। इसके बाद अगला आसन है जिसका नाम है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन को एक्चुअल में फिश पोज आसन कहा जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसको परफॉर्म करना, बट किया जा सकता है। थोड़ा सा ये डेंजरस भी दिख रहा है, बट हाँ ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ओबेसिटी के, नेक की मसल्स को ठीक करने के लिए, अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए। इसके बाद अगला होता है आप लोग का हालासन। तो हालासन एक ऐसा टाइप का आसन है जिसको हम लोग प्लॉ पोज कहते हैं, जिसमें की फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है। कुछ इस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअल में इसके थ्रू आप लोग अपनी जो बैक की मसल से उसको सही कर सकते हो, मेमोरी पावर बढ़ा सकते हो और आप लोग अपनी बेली फैट वगैरह को भी रिड्यूस कर सकते हो। इसके बाद अगला है पश्चिम उत्तासन। पश्चिम की तरफ आप लोग को फेस करके इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करना है। इसको वेस्ट स्ट्रेचिंग पोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके थ्रू अगर आप लोग की बैक में कोई इश्यूज है तो वो ठीक हो जाता है, फैट परसेंटेज आपकी बॉडी के अंदर वो रिलीफ होता है, फर्टिलिटी इनहेंस होती है। अगला है अर्धमत्य सिंद्रासन। नाम से समझ में आ रहा है कि अर्धमत्य मतलब की हाफ फिश पोज। इसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि यार ये आप लोग के लीवर और किडनी की फंक्शन को बेटर बनाता है, आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम को बेटर करता है, मेंस्ट्रुएशनल डिस्कम्फर्ट से आप लोग को सही रिलीफ देता है। इसके अलावा अगला है धनुरासन, जिसे बो पोज कहते हैं। मलिका जी आपको दिख रही है यहाँ पे इस तरीके से बो पोज करते हुए। बो पोज के अंदर आप लोग का फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो रहा है, स्पेशली जो बैक का रीजन है वहां पे, तो मैं कह सकता हूँ बैक और एब्डोमिनल की मसल यहाँ पे इंप्रूव होती है। स्टमक डिसऑर्डर वगैरह है तो वो सही होता है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ गया है तो वो रिड्यूस होता है। अगला होता है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन को हम लोग कैमल पोज भी कहते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे दैट इज अ कैमल पोज। इसके थ्रू आप लोग की बॉडी के अंदर फुल बॉडी
बॉडी स्ट्रेचिंग होती है और ये साथ में डाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है और आपकी लोअर बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है। इसके बाद अगला होता है सूर्यभेद प्राणायाम। प्राणायाम है तो नाम से समझ में आ रहा है मेडिटेटिव फॉर्म का आसन है जो एक्चुअल में वार्मिंग और एनर्जाइजिंग प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम को परफॉर्म करने के लिए इस तरीके की विष्णु मुद्रा आप लोग को करनी पड़ती है। देखो एक बार पहले इस तरीके से नाक पे हाथ रखे, सांस अंदर लिए, फिर रिलीव करे, लेकिन दूसरे पोज में रखे। तो नेक्स्ट है आप लोग का डायबिटीज। तो डायबिटीज आप में से कितने लोगों के घर में किस किस को कमेंट बॉक्स में बताओ। तो डायबिटीज यार एक बहुत ही मेजर कंडीशन है जहाँ जिसमें बॉडी के अंदर जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है रैपिडली। मैं कह सकता हूँ ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो एक किस्म से प्रॉब्लम निकल के आती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी डायबिटीज के अंदर एक्सटर्नल इंसुलिन हम लोग लेते हैं इंजेक्शंस के थ्रू। तो याद रखिएगा डायबिटीज का प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रियास जो है एक्चुअल में इंसुलिन डेवलप नहीं कर पाती है। ऐसे टाइम पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होकर आती है। अब इसको ठीक करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए कौन से आसन करना है तो आइए जानते हैं। कटी चक्रासन जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, पवन मुक्तासन इसके बारे में भी पहले देख लिए। अगला है भुजंगासन। भुजंगासन को कहा जाता है कोबरा पोज के जिस तरीके से इसको परफॉर्म करना रहता है। एक्चुअल में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये सूर्य नमस्कार के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। इसके थ्रू आप लोग की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। बैक का कोई इशू है तो वो ठीक हो जाता है। मेंस्ट्रुएशनल इरेगुलरिटीज आ रही तो वो सही होती है। इसके बाद अगला आसन होता है जिसका नाम है शालाभासन। शालाभासन को एक्चुअल में कहते हैं लोकस पोज। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एक्चुअल में इसको ग्रास हॉपर पोज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देख रहे हो ग्रास हॉपर को जिस तरीके से उड़ते रहते हैं। आखिर जानते हैं कि यार इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो भाई ये आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, बैक वगैरह में कोई दिक्कत है तो उसको सही करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो अनवांटेड फैट है उसको रिमूव करता है। अगला है धनुरासन जिसको हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगला है स्तूप वज्रासन। तो ये स्तूप वज्रासन इसको स्तूप के पोज में आप लोग को परफॉर्म करना रहता है। इसे हम लोग रिक्लाइनिंग थंडरबोल्ट पोज के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ इस आसन को यार स्तूप वीरासन के नाम से भी एक और नाम से जाना जाता है। इस आसन के थ्रू रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हो आप लोग, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम को भी सही कर सकते हो। अगला है पश्चिमोत्तासन जिसको आप लोगों ने पहले देख चुके हो तो उसको रिपीट नहीं करना है। मतलब देखो एक चीज समझो, ढेर सारे आसन है जो हर किसी के अंदर रिपीटेड है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगला अर्धमध्यसंद्रासन भी इसके अंदर आता है जिसको थोड़ी देर पहले पढ़े। अगला है मेंडुकासन। मेंडुकासन नाम से समझ में आ रहा है मेंढक पोज आप लोग को करना है। मतलब क्या, फ्रॉग पोज। बहुत ज्यादा आज के टाइम में फेमस आसन है। इसको हाथा योगा के अंदर कंसिडर किया गया है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम को ये सही करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को सही करता है। साथ में आप लोग की जो लेग्स और थाइज में अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है तो उसको बेटर करता है और एक्स्ट्रा फैट अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी है तो उसको सही करता है। तो इसके बाद जो आप लोग का आसन है जिसका नाम है गौमुख आसन। नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसे टाइप का आसन है जिसको हम लोग काऊ पोज भी कहते हैं। इसको परफॉर्म करना थोड़ा सा अजीब है बट इस तरीके से किया जाता है। दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से बांध लिया जाएगा। इसके थ्रू आप लोग की जो मसल्स है एंकल की, हिप की, थाइस की, शोल्डर की, ट्राइसेप की, ये सभी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। उन सबको स्ट्रेंथनिंग मिलती है और साथ ही साथ ये लंग्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उसके फंक्शनिंग के लिए। इसके बाद अगला आसन है जिसका नाम है योगा मुद्रा जिसको हम लोग डीप फॉरवर्ड बैंड भी कहते हैं। कुछ इस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। मेंडुकासन का ये कुछ अपग्रेडेड फॉर्म दिख रहा है। इसके थ्रू आप लोग अपनी नेक की मसल को स्ट्रेच कर सकते हो। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स है उसको टोन अप कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये स्पाइनल कॉलम को भी बेटर करता है। अगला उष्ट्रासन जिसको हम लोगों ने इससे पहले देख चुके, वो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। अगला है कपालभाति। कपालभाति एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक है जिसमें कि यार कुछ इस मुद्रा में आपको बैठकर स्लोली इनहेल करना है, थोड़ी देर वेट करना है, फिर एक्सहेल करना है। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे। मेडिटेटिव फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करता है, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और डाइजेशन के प्रॉब्लम को भी बेटर करता है। अगला जो स्पेसिफिक आप लोग का टॉपिक है जिसका नाम है अस्थमा। तो अस्थमा एक ऐसे टाइप का डिसीज है जो कि बड़े पापा ऑफ कोविड-19 है जिसके अंदर होता क्या है, आपका जो एयरवे है जहां से आप सांस लेते हो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, म्यूकस जमा हो जाता है जिसकी वजह से आप लोग सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। और ऐसे टाइम में आप लोग को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम दिखती है जिसमें शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ आप लोग को दिखाई देती है। आप में से कितने लोग को अस्थमा है कमेंट बॉक्स में बताना। तो आइए अस्थमा से बचने के लिए या अगर हो चुका है तो उसको सही करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। तो ताड़ासन आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ी देर पहले जाने हम लोगों ने। ऊर्ध्वहस्तासन आप कर सकते हो जो कि ताड़ासन का ही अपग्रेडेड फॉर्म है। ताड़ासन में हाथ ऐसे रहेंगे, ऊर्ध्वहस्तासन में देखो हाथ सीधे। क्लियर दोस्त, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ से भी आप लोग के लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, साथ ही साथ आपकी ब्लड के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है, बॉडी पोस्चर एनहेंस होता है। ऊर्ध्वहस्तासन जो है इसको रेज हैंड पोज भी कहा जाता है। अगला है उत्तना मेंडुकासन। इसको एक्चुअल में कहा जाता है स्ट्रेच्ड अप फ्रॉग आसन और ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं आप लोग को वो ये है कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की यहाँ पे स्ट्रेचिंग बहुत बेटर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। बैक में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसका पेन रिलीफ होता है। साथ में एल्बो जॉइंट्स वगैरह जो है उसके एनहेंसमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। इसके बाद भुजंगासन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम लोग ने देख चुके हैं। धनुरासन भी और उष्ट्रासन भी, ये सभी के सभी आसन यहाँ अस्थमा के लिए बेनिफिशियल है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं।
अगला है वक्रासन। वक्रासन अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो अर्धमध्य चंद्रासन जैसा है, जिसमें कि अर्धमध्य चंद्रासन में एक पैर इधर मोड़ना था, यहाँ पे पैर को सीधा रखना है। इसको एक्चुअल में ट्विस्टेड योगा पोज भी कहते हैं और एक्चुअल में ये बेनिफिशियल होता है किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए, नर्वस सिस्टम को बेटर बनाने के लिए। अगला होता है कपालभाति, जिसके बारे में, और गौमुखासन, जिसके बारे में इससे पहले वाले में देखे, जो कि आप लोग का अस्थमा को ठीक करने के लिए भी आता है काम। इसके बाद अर्धमध्य चंद्रासन और अलोम विलोम, इसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ये सब भी आप लोग के अस्थमा को ठीक करने के लिए बेनिफिशियल है। तो अगला टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है? बड़े पापा ऑफ टेंशन। मतलब अगर आप लोग देखते होंगे जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी सर की नस एकदम मतलब फूलने लग जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा हाई पीक तक पहुंच जाता है। ऐसा पहुंच जाता है कि हो सकता है उनकी नस तक फट जाए। ऐसे टाइप का प्रॉब्लम जो रहता है हाइपरटेंशन रहता है। बेसिक लैंग्वेज में कहूं तो हाई बीपी का जो प्रॉब्लम है वो हाइपरटेंशन रिलेटेड ही होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एक नॉर्मल बीपी क्या होता है और एक हाइपरटेंशन का बीपी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इतना तो कर सकते हो। अगला है कि आइए जानते हैं इसको ठीक करने के कौन कौन से आसन देखना है। ताड़ासन और कटी चक्रासन इसके अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसके थ्रू हाइपरटेंशन ठीक हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अगला है उत्तनापादासन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसे कहा जाता है इंटेंस स्ट्रेच लाइंग ऑन द बैक विद द फेस। देख रहे होंगे यूनिक टाइप का आप लोग को आसन दिख रहा है, जिसमें कि दोनों पैर ऊपर है, दोनों हाथ ऊपर है और मुंडी जो है पीछे की तरफ ऐसे टिकी हुई है। क्लियर मुंडी, वाह क्या बात है। तो एक्चुअल में ये चेस्ट वगैरह की मसल्स को बेटर करने के लिए बेनिफिशियल है, लेग्स की मसल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ में आप लोग की इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आसन है। अगला आप लोग का है अर्धहलासन। तो अर्धहलासन को जिस तरीके से बचपन में 50 बार किए होंगे तुम लोगों ने, इसे कहा जाता है एक्चुअल में हाफ प्लग पोज। एक्चुअल में इसके थ्रू आप लोग अपने डाइजेशन को बेटर कर सकते हो, भूख को बढ़ा सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन बेटर कर सकते हो, थाइज वगैरह की मसल्स को और ज्यादा बेटर कर सकते हो, काफ्स की मसल्स के साथ साथ, और एब्डोमिनल में अगर कोई एक्सेसिव फैट है तो उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। अगला होता है सरल मत्स्य आसन। इसे भी फिश पोज के नाम से ही जाना जाता है। ये भी हाथा योगा के अंदर कंसीडर किया गया है, मॉडर्न योगिक एक्सरसाइज के अंदर कुछ इस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। इसके थ्रू अगर आप लोगों को सर्वाइकल या स्लिप डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है, मसल्स स्ट्रेच होती है। साथ ही साथ अगर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है, साथ में लेग्स और हिप्स के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला गौमुखासन है, जो इसके अंदर कंसीडर हो रहा है, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, तो ये भी बेनिफिशियल है हाइपरटेंशन के लिए। इसके बाद है उत्तरमेंडुकासन, वक्रासन, भुजंगासन। ये सभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये सभी के सभी हाइपरटेंशन के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला होता है मकरासन। जो मकरासन कुछ बहुत एकदम मतलब किसी को आप देख रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो भाई ये एक बहुत ही बेनिफिशियल आसन है, जिसे क्रोकोडाइल पोज के नाम से जाना जाता है। इसके थ्रू अगर आप लोगों को सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सही हो सकता है, लेग्स और हिप में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सही होता है। इसके अलावा अगला है शवासन, जो काफी सारे लोगों का फेवरेट होगा, जिसमें कुछ नहीं करना, लेट जाना इस तरीके से। ये शवासन को कहा जाता है कॉर्पस पोज या मित्रासन। ये हाथा योगा के अंदर मतलब मॉडर्न योगिक एक्सरसाइज के अंदर कंसिडर इसको किया गया और ये योगिक निद्रा का पोर्शन भी है। इसके थ्रू आप लोग की पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, मेडिटेटिव फॉर्म में आप चल जाते हो। आप लोग को एकदम ऐसा लगता है कि वाह अब भी मैं जन्म लेकर आया, और आप लोग के मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। अगला है सिताली प्राणायाम, जिसमें देखो सिंपल प्राणायाम है, लेकिन आप लोग देख रहे हो आपकी जो टंग है इस तरीके से मोड़ लेना है, तब ये परफॉर्म किया जाता है। सिताली प्राणायाम को एक्चुअल में कूलिंग ब्रीथ भी कहते हैं। एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर जैसे फीवर वगैरह आ गया तो उस टाइम पे टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको बहुत ज्यादा हंगर वगैरह है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद अगला है कपालभाति, जिसको हम लोगों ने इससे पहले देख चुके हैं और ये भी हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए करा जाता है। चैप्टर का नाम पढ़ के आप लोग को लग रहा है कि ये है CWSN के लोगों के लिए, मतलब चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग यहाँ बात करने वाले। तो मतलब इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग जो स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, वो सभी दिव्यांग लोगों के लिए रहेंगे। पहले के टाइम पे जो दिव्यांग लोग रहते थे उन लोग के लिए हम लोग डिसेबल, हैंडीकैप ये सब वर्ड यूज करते थे, बट आज के टाइम पे यार हम लोग उनका वर्डिंग यूज करते हैं डिफरेंशियली एबल्ड, बिकॉज ये जो दो वर्डिंग है कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी टाइप के लगते हैं। इस वजह से आज के टाइम में हम लोग इसको डिफरेंशियली एबल्ड नाम से यूज कर रहे हैं वर्डिंग। और जैसे कि आप लोग जानते हो दिव्यांग है तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर होगी। डिसेबिलिटी मतलब एक ऐसे टाइप की प्रॉब्लम जो परमानेंट हो जाती है, फंक्शनिंग में परमानेंट, मतलब समझो गिर पड़ गए, चोट लग गई तो हाथ काम करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। डिसऑर्डर मतलब कि बेसिकली मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाता है, डिसेबिलिटी जो है वो परमानेंट रहती है हमेशा। अगली बात करते हैं एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, एडेप्टिव स्पोर्ट्स मतलब ये कि ऐसे टाइप के हम लोग कॉम्पिटिशन्स को डिजाइन कर रहे हैं जो स्पेशली दिव्यांग लोगों के लिए या फिर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन लोगों के लिए होती है। और सीधी सिंपल बात, अगर आप लोग उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करवा रहे हो तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आप लोग को देखने मिलने वाले। तो ऐसे ना डिफरेंट दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, उसमें से जो सबसे पहला आप लोग को पढ़ना है वो है स्पेशल ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक एक ऐसे टाइप का
ओलंपिक इवेंट है जो स्पेशली डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन लोगों के लिए होता है। कैनलीनेस को स्टार्ट करे थे। कैनली कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताना। इसका मेन पर्पस ये था कि जितने भी यार डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है उन लोग को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, और वो भी वर्ल्ड लेवल में एक दूसरे के साथ कंपीट करके अपने कंट्री का नाम आगे बढ़ा सके। मेन चीज जो आप लोग की रहेगी वो ये है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना वॉशिंगटन डीसी में है। इसका मोटो क्या है, लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी द ब्रेव इन दिस अटेम्प्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका मोटो है। इसके बाद अगर मैं इसकी गवर्निंग बॉडी की बात करूं तो वो होती है स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल। इसके बाद निकल के आता है कि इसका लोगो कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके का आप लोग को इसका लोगो दिखता है जो ये कहता है द जॉय एंड द हैप्पीनेस ऑफ द ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये ऐसा लोगो आपको बना के आना है एग्जाम में। इसके बाद अगला आता है ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम को कहा जाता है फ्लेम ऑफ होप। इसके बाद बात निकलती है कि भैया कितने सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जितना तुम लोग सोच सकते हो सब कुछ होते हैं, बस मॉडिफाइड रूल एंड रेगुलेशन के होते हैं। अगर कोई यार हैंडीकैप है पर्सन है, सोचो स्टेयर केस में आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन अलग होंगे। जिसको दिखाई नहीं देता उन लोग के लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग होंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाती है। आप लोग को एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी की फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज हुआ था, ये शिकागो में हुआ था 1968 में, और रिसेंटली ये बर्लिन 2023 में होने वाला है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट है इसका नाम है पैरा ओलंपिक। बहुत ज्यादा फेमस है, सुने होंगे आप लोगों ने। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक एक सबसे बड़ा इवेंट है जो डिसेबल लोगों के लिए होता है स्पेशली। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली एक किस्म का इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जहां पे दुनिया के हर टाइप के डिसेबल पर्सन आकर या डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन आकर पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ डिसेबिलिटी के स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं, तो अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप लोग बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे ओलंपिक विंटर और समर फॉर्म में होती है ना, सेम ये भी विंटर और समर फॉर्म में होती है। मैं कह सकता हूँ हर 4 साल में 2 बार ये इवेंट होता है। अब इसका आखिर मोटो क्या है, वो है स्पिरिट इन मोशन, जो कि 2004 में अडॉप्ट किया गया था। इससे पहले था माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। गवर्निंग बॉडी की बात की जाए तो वो है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो वो है बोन, जर्मनी। इसके बाद अगला निकल के आता है पैरा ओलंपिक का लोगो कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके का आप लोग को दिखता है पैरा ओलंपिक का लोगो। यहाँ पे 3 सर्कल आप लोग को दिख रहे हैं जो एक किस्म से ऐसा बता रहे हैं कि दुनिया यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपीट करने आई है। अगला ये है कि कैटेगरी कौन सी होती है। याद रखना पैरा ओलंपिक एथलीट के अंदर डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है, तो स्पेशली 6 तरीके के डिसेबिलिटी के ग्रुप्स को यहाँ पे बनाकर दिया गया है। सबसे पहला होता है सेरेब्रल पैलिसी, एम्प्यूटी, विजुअल इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, लेस ऑस्ट्रिस, मतलब कि ऐसे टाइप की डिसेबिलिटी जो इन सब के अलावा जो बची रह गई वो इसके अंदर आ जाएगी। अगला ये होता है पैरा ओलंपिक में अवार्ड कैसे देते हैं, तो जैसे यार आप लोग को दिख रहा होगा मेडल दिया जाता है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का। कौन कौन से स्पोर्ट इवेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बस रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस रहते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद अगर बात करी जाए पहली बार कब हुआ था ये, तो याद रखना रोम में हुआ था ये 1960 को। और ये कौन सा ओलंपिक था, ये था समर पैरा ओलंपिक। इसके बाद रिसेंटली बीजिंग में हुआ है 2022 को। तो अगला जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इवेंट है इसका नाम है डेफ ओलंपिक। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो डेफ ओलंपिक एक किस्म का इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट है जो कि स्पेशली जिनको सुनाई नहीं देता ना, जो डेफ एथलीट है उन लोग के लिए है। जैसे बाकी टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट है, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो गया या फिर इससे पहले हम लोगों ने स्पेशल ओलंपिक देखे, वहां पे यार स्पेशली हम देख रहे थे कि अलग अलग ग्रुप्स के लोग आकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे ना स्पेशली सिर्फ डेफ लोग आकर खेल सकते हैं। आप लोग जानते हो जिनको सुनाई नहीं देता, कहीं ना कहीं उन लोग के लिए वो जो गन का साउंड रहता है वो कुछ काम का नहीं है, क्लैपिंग वगैरह कुछ काम की नहीं है। तो इसमें रूल एंड रेगुलेशन अलग है। जैसे क्लैपिंग की जगह वहां पे लोग उनको चीयर अप करने के लिए हाथों को वेव ऑफ करते हैं, गन की जगह यहाँ पे लाइट यूज होता है। तो ऐसे मॉडिफाइड रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेंगे। डेफ ओलंपिक को दुनिया का सेकंड सबसे ओल्डेस्ट एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के नाम से जाना जाता है ओलंपिक के बाद, और ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका मोटो क्या है, वो है पैर लुडोज इक्वेलिटस। इसका मतलब होता है इक्वेलिटी थ्रू दी स्पोर्ट्स एंड स्टिकिंग टू द आइडियाज ऑफ द ओलंपिक। इसके बाद डेफ ओलंपिक के लोगो की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से आप लोग को लोगो दिखता है, जहां पे अलग अलग फॉर्म में आप लोग को कलर्स दिख रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे एक दूसरे से ऐसे लिंक्ड दिख रहे हैं। और इसके बीचों बीच आपको एक आंख दिख रही है। कहीं ना कहीं डेफ लोगों के लिए उनकी आंखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उन लोग को गाइड करती है। यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू कलर के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है जो 4 डिफरेंट रीजनल कॉन्फेडरेशनल को डिफाइन करती है, जैसे कि यूरोप, एशिया पैसिफिक, पैन अमेरिका और साथ ही साथ अफ्रीका। इसके बाद इसका मेन पर्पस क्या है, बेसिकली मेन पर्पस यही होगा जितने भी दुनिया में डेफ लोग हैं उन लोग को यार इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, वो लोग भी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाए, और साथ ही साथ यार वो भी अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करके अपने कंट्री का नाम आगे बढ़ा सके। यहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे लोग ही डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका सुनाई देने की कैपेबिलिटी जो है 55 डेसिबल की। यहाँ पे कोई अलग से डिवाइस यूज करना अलाउड नहीं रहता है कि आप लोग कॉलर वाले डिवाइस यूज करके आप लोग यूज कर पा रहे हो, तो ये सब चीजें मना रहती है। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो उसके अंदर ढेर सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जो दुनिया में हर स्पोर्ट्स इवेंट है, बस रूल एंड रेगुलेशन अलग है और कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं पहली बार कब हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं। तो डेफ ओलंपिक भी समर और विंटर फॉर्म में होते हैं। सबसे पहली बार की बात करें तो 1924 को पेरिस में फ्रांस के अंदर यार समर ओलंपिक हुआ था,
और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं विंटर ओलंपिक की, विंटर डेफ ओलंपिक की, तो ये 1949 को हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिसेंटली ब्राजील के अंदर यार डेफ ओलंपिक समर फॉर्म में हो चुका है, और इटली में भी 2019 को विंटर डेफ ओलंपिक कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है स्ट्रेटेजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर CWSN। मतलब कि क्या आप लोग अगर फिजिकल एक्टिविटीज में अगर किसी ऐसे बच्चों को लेकर आ रहे हो जो कि एक्चुअल में यार स्पेशल नीड वाले हैं, दिव्यांग लोग हैं, तो कैसी स्ट्रेटेजीज फॉलो अप करना चाहिए जिसके थ्रू यार फिजिकल एक्टिविटी एक्चुअल में उनके लिए बेनिफिशियल हो पाए। सबसे पहली चीज उनका मेडिकल चेकअप कराना हमें बहुत जरूरी है। मेडिकल चेकअप के थ्रू ही जो स्पेसिफिक ट्रेनर है उसको ये पता चल पाएगा कि यार इनको दिक्कत क्या है, कैसी टाइप की एक्टिविटीज हमें करवाना है जिसके वजह से इनको दिक्कत ना आ सके, इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो सके, इनको कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट ना हो सके आगे जाके। पता चल रहा कोई एक ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करा दी जिसकी वजह से जो उनके बॉडी पार्ट वर्क नहीं कर रहे या डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर है उसमें यार अफेक्ट ना हो। समझ में आया? तो मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, जिसके थ्रू जो भी स्पेसिफिक फिजिकल एजुकेशन का एजुकेटर है वो उसके टाइप की डिसेबिलिटी को समझ सकता है जो उस स्पेसिफिक इंसान को है। इसके बाद अगला है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसे टाइप का पोर्शन है जहां पे यार हम लोग कुछ ऐसे टाइप के इक्विपमेंट, डिवाइसेस, टूल्स को बना सकते हैं जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे लर्निंग कैपेबिलिटी के लिए, जिसके थ्रू वो एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ऐसे टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उन लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनको फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ाने में। अगली चीज होता है क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिना एनवायरनमेंट क्रिएट करे ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप जानते हो सभी लोग कि फैमिली का सपोर्ट से लेकर दुनिया वालों का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा इंसान अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, बट अगर कोई इंसान आकर उसको सपोर्ट करने लग जाए, उसको समझाए कि नहीं भाई जिंदगी खत्म नहीं हुई यार, बहुत कुछ है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं यार हम लोग मोटिवेट होते हैं ना। एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ना। ऐसे लोग जो एक्चुअल में डिसेबल है उनको तो यही लगता होगा कि यार हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी, दुनिया के लोगों को देखो कितने अच्छे से जी रहे हैं, हम बस सब डिसेबल हो चुके हैं, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है यार। अगर हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे एक्चुअल में डिफरेंशियली एबल्ड लोगों को इक्वली ट्रीट कर सके हम लोग, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी यार एक्चुअल में दुनिया के हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी ही क्यों ना हो। तो अगर आप लोग खुद से यार अगर उनको इंकरेज नहीं करोगे कि जाइए आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे कि आप अपनी बॉडी को फिट रख सको, मतलब जब तक हमारी सोसाइटी नहीं बदलेगी तो ऐसा हो नहीं पाएगा। मतलब ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे फन एक्टिविटीज आप लोग करवाने की कोशिश करो जिसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं यार वो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ना। अब यार मान लो आपको कोई ऐसी एक्टिविटी पसंद ही नहीं है जिसमें आप लोग को करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग दिल से करोगे नहीं ना। वही मैं कह दूंगी चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो हो सकता है मैक्सिमम लोग को क्रिकेट पसंद हो तो सब लोग चल लेंगे, या फुटबॉल खेलना पसंद है तो फुटबॉल खेलने चल लेंगे। याद रखो एक्टिविटीज ऐसी करवाना है जो उन लोग के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अगली चीज मॉडिफाइड रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन लोग के लिए वहां पे उनकी बॉडी के अंदर काफी सारे लिमिटेशंस आ गए, तो इस वजह से ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस लाना भी जरूरी है जिसके थ्रू वो अपने आप को बेटर बना सके। अगला है कि अगर मान लो कि कोई स्पेसिफिक ऐसा बच्चा है जिसको लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ इशू था, तो जो स्पोर्ट्स के तो जो ट्रेनर है कहीं ना कहीं वो उसके एक्सपीरियंस को लेकर इसको ठीक कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। स्पेशलाइज इक्विपमेंट वही कि यार अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट वगैरह लग रहे हैं ना पैरों के लिए जिससे कि वो खड़े हो सकते हैं, हाथों के लिए, तो डेफिनेटली वो सबका भी यूज जरूर करना चाहिए जिसके थ्रू उनकी जो वीक मसल्स है वो भी डेवलप हो सके। अगली बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी फॉर द CWSN। अगर मतलब वो लोग फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं तो क्या बेनिफिट होते हैं? सबसे पहली चीज स्ट्रेस और डिप्रेशन रिड्यूस होता है उन लोग का, सोशली इंटरेक्शन बढ़ता है क्योंकि वो लोग है ना छुप के रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो लोगों के साथ मिलेंगे, उनको सबके साथ खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉग्निटिव बेनिफिट्स उनको बहुत ज्यादा मिलेंगे जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग करने के। इसके अलावा फन एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे जहां पे वो लोग यार देखो खुश रहना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश नहीं रहेंगे तो सब कुछ बर्बाद है। फिर उनकी फिटनेस और स्ट्रेंथ लेवल बढ़ेगी, साथ में हेल्थ ऑफ क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, स्लीप साइकिल बेटर होगी और डिफरेंट जो हेल्थ इश्यूज है उससे ये बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर को। तो हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022-2023 के रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट एक ऐसे टाइप की डाइट है जिसमें कि सारे फूड ग्रुप प्रेजेंट है जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें। मतलब क्या मतलब मैं कह सकता हूँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और साथ ही साथ वाटर अगर एक करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आप लोग की डाइट के अंदर है तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। तो मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। जो देखो हम लोग जो रोजमर्रा में
में डाइट लेते हैं उसमें सही तरीके से बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं रहते। तो जो अगला टॉपिक है उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? देखो, फूड और न्यूट्रिशन में काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। वो क्या है? फूड मतलब कि जिंदा रहने के लिए हम लोग को जो मिले हम लोगों ने खा लिया, बस हमारा पेट भरा रह सके और बस लाइफ सस्टेन हो पाए। लेकिन जब भी बात आती है न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन एक ऐसी डायनामिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग खाना तो खा रहे, लेकिन यहाँ पे जिंदा रहने के लिए नहीं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, नरिश करने के लिए जो हम लोग डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे दो टाइप के, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ये कि जो भी आप लोग डाइट के अंदर लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो आखिर मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कौन आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और वाटर, ये सभी के सभी आप लोग के मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स कहते हैं। सिंपल वे में समझाऊं तो कार्ब्स जो रहते हैं एक्चुअल में वो एक एनर्जी के सोर्स होते हैं। जब भी आप लोग अपने डाइट में कंज्यूम करोगे तो आप लोग को एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा इसके और डिफरेंट फंक्शन भी है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, टेस्ट में ये मीठे आप लोग को लगेंगे और साथ ही साथ इसको शुगर भी कह सकते हो आप लोग। जिस भी चीज में शुगर है मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से एग्जांपल? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सभी के सभी आप लोग के सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो इनका जो नेचर होता है ये एक्चुअल में वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, ये स्वीट भी नहीं होते टेस्ट में, क्रिस्टलाइन नेचर के भी नहीं होते, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सभी इसके एग्जांपल भी होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन एक्चुअल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके थ्रू ही आप लोग की जो मसल्स है वो डेवलप हो पाती है, नेल्स डेवलप हो पाते हैं, हेयर्स डेवलप हो पाते हैं। और मैं कह सकता हूं ये बिल्डिंग ब्लॉक है आप लोग के लिए। कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? जितना वेट आप लोग का है उतने ग्राम को प्रोटीन आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो नेक्स्ट है फैट। तो फैट क्या होता है? बेसिकली समझना, जब आप लोग एक्सेसिव अमाउंट में कार्ब्स कंज्यूम कर लेते हो तो उस टाइम पे जो एक्सेसिव बची हुई एनर्जी उसको स्टोर्ड फॉर्म में आप लोग की बॉडी रख लेती है, जिसे हम लोग फैट कहते हैं। तो फैट एक किस्म से स्टोर्ड एनर्जी की तरह यूज होता है आप लोग की बॉडी के अंदर। साथ ही साथ जो फैट है वो आपकी बॉडी को वार्म रखता है, साथ में इंटरनल ऑर्गन्स को सिक्योर रखता है, हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। दो टाइप के फैट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है भाई, लेकिन अनसैचुरेटेड की वजह से घट जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अगला होता है वाटर। वाटर के बारे में क्या ही बताऊं, पानी पीना बहुत जरूरी है जिंदगी में, नहीं पियोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरे जगह लगाने के काम करता है वाटर। तो वाटर एक किस्म से ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल होता है और बहुत सारे यूजेस है वाटर के। आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम भी करता है, आपके टेम्परेचर को, मतलब बॉडी का टेम्परेचर गुस्से में बढ़ जाता है उसको रेगुलेट करने में, मैं कह सकता हूँ लोअर करने के काम भी आता है। इसलिए तो हम कहते हैं गुस्से में पानी पिला देते हैं। अगला होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो आखिर माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे टाइप के न्यूट्रिएंट जिसको आप लोग स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करते हो। तो इसमें सबसे पहला होता है मिनरल्स। तो मिनरल्स एक ऐसे टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको आप लोग कंज्यूम करके अपने डे टू डे फंक्शनिंग को बेटर बना सकते हो। दो टाइप के आपके मिनरल्स होते हैं, एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। ये याद रखना है कि कौन सा किसके अंदर आता है। तो मैक्रो के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम होता है। माइक्रो के अंदर देखा जाए तो आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला होता है वाइटामिन। तो वाइटामिन क्या चीज है दोस्त? तो वाइटामिन है ना आप लोग की बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। दो टाइप के आप लोग के वाइटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। तो अब इसको याद कैसे रखिए? तो देखो आप लोग के जो वाइटामिन होते हैं वो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। अब याद रखना है यहाँ पे, अगर आप किसी को बीसी बोलो तो शर्म के मारे पानी पानी। तो वाटर सोल्यूबल बीसी, बचे हुए फैट सोल्यूबल। क्लियर है भाई लोग? बी सिंपल बी नहीं होता है, बी के अंदर ढेर सारे होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7, B9, ये सभी आप लोग को पढ़ना है। आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि यार भैया माइक्रो मिनरल का मेजर काम क्या है? माइक्रो मिनरल एक्चुअल में जैसे देखे होंगे ना, घर बनाते टाइम जो एक रहते हैं जो पूरा मतलब कि घर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिनको मिस्त्री कहते हैं, मिस्त्री का साथ देने का काम लेबर करते हैं। तो मेनली आप लोग की बॉडी के अंदर जो नरिशिंग हो रही है उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट का ज्यादा हाथ है, उनका सपोर्ट करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे वर्क करते हैं। आगे बात करते हैं। अब देखो वाइटामिन का चार्ट आपको याद होना चाहिए। याद रखना एग्जाम में वाइटामिन के बारे में तुम लोग को भले ये ना पूछे कि किस चीज के लिए काम आता है, लेकिन मेनली इस चीज के लिए पूछा जा सकता है कि इनके नाम क्या है। मैं भी आगे एक चार्ट बताऊंगा, तो वाले चार्ट के थ्रू आप लोग को नाम याद करना है। जैसे आप लोग को येलो कलर में जो भी टिक है ना, विटामिन ए, B1, B2, B3,
B5, B6, B7, B9 और विटामिन सी, इन सब के नाम रटे हुए होने चाहिए, एग्जाम में खड़े पूछे जाएंगे और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इनकी डेफिशिएंसी डेफिनेटली पूछेंगी। जो मैंने यहाँ पे टिक किया हूँ एटलीस्ट इसको तो याद करना चाहिए, ठीक है ना। ब्लाइंडनेस आपका विटामिन ए की वजह से, बेरी आप लोग का यहाँ पे B1 की वजह से, एलेग्रा आप लोग का विटामिन B3 की वजह से, एनीमिया आप लोग का विटामिन B6 की वजह से, डर्मेटाइटिस आप लोग का B7 की वजह से, सर्वी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी की वजह से, रैकेट आप लोग का विटामिन डी की वजह से होता है। तो इनके एटलीस्ट याद करके चले जाना। और ये स्पेशल नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रिक करके नहीं है। एक काम करो, इसका प्रिंट आउट कराओ, चिपका लो, रात दिन पढ़ते रहो, याद हो जाता है विटामिन बी को क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। अगला होता है आप लोग का टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। मतलब क्या, ऐसे कंपोनेंट जिसको आप खाने से आप लोग को एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग न्यूट्रिटिव एलिमेंट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसको कंज्यूम करने से कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, उसे कहते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो इसको एक चीज याद रखना, ये टॉपिक सेम है जो अभी थोड़ी देर पढ़े ना, मैक्रो माइक्रो सेम टू सेम है। बस याद रखना न्यूट्रिटिव एलिमेंट के अंदर कौन आता है। मैक्रो प्लस माइक्रो के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनमें से वाटर को छोड़कर बाकी जो है वो सभी के सभी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सभी के सभी आप लोग के न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर कौन आता है, वाटर नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर है, फाइबर हो गया, प्लांट प्रोडक्ट्स, ये सभी आप लोग के नॉन न्यूट्रिटिव है। तो इसलिए ऊपर से एक बार देख लेते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, ऐसे टाइप के कंपोनेंट जिसको आप लोग कंज्यूम करने से आपको एनर्जी या कैलोरी मिलती है। प्रोटीन आप लोग को दो सोर्स से मिल सकते हैं, एनिमल या वेजिटेबल। अगर आपको थोड़ा बहुत सोर्सेस याद रखना है तो आप रख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट का भी सेम है कि आप लोग को राइस, जवार, बाजरा इन सब से मिलेगा। फैट की बात करी जाए तो ये भी एनिमल और आप लोग को वेजिटेबल सोर्सेज दोनों से मिलने वाला है। अगली चीज होती है मिनरल्स। तो मिनरल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मिनरल्स के ना एक्चुअल में यूजेस पूछे जा सकते हैं। कैल्शियम किसके लिए, टीथ एंड बोन के लिए। फॉस्फोरस किसके लिए, टीथ एंड बोन के लिए। आयरन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया हो जाएगा। आयोडीन आप लोग के थायराइड ग्लैंड के लिए बेनिफिशियल है, नहीं लोगे तो गोइटर हो जाएगा। सोडियम एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और बैलेंस वाटर इन बॉडी के लिए काफी ज्यादा काम करता है। पोटेशियम की बात करी जाए तो अगर नहीं ले तो वीकनेस आ सकती है मसल्स में। सल्फर की बात करी जाए तो ये बॉडी के अंदर सेल फॉर्मेशन के काम आता है। इसके अलावा अगर बात करें वाइटामिन की, तो वाइटामिन में अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो काफी ज्यादा सेम, बस इनके नाम याद होने चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो थोड़ी देर पहले समझाया। इसके बाद अगली बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है फाइबर। तो फाइबर क्या होता है भाई, फाइबर का दूसरा नाम होता है रफेज। फाइबर एक्चुअल में ना जो फूड रहता है उसकी बल्क को बढ़ा देता है। जैसे आपने देखे होंगे कि एप्पल है, एप्पल में अगर जूस निकालो तो थोड़ा सा निकलेगा एक एप्पल का, लेकिन बचा हुआ क्या है, वो मेजर पोर्शन है फाइबर का। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि प्रोटीन डाइट के साथ हमेशा फाइबर कंज्यूम किया जाता है, जो इजीली डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ फाइबर जो है एक्चुअल में कॉन्स्टिपेशन ना हो इस वजह से हम लोग कंज्यूम करते हैं, डाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसलिए आप लोगों ने देखे होंगे हम लोग खाना खाते हैं तो सैलेड कंज्यूम करते हैं साथ में। आप लोग अगर पनीर का कुछ पनीर टिक्का खाने जाते हैं तो उसके साथ सैलेड रहता है साथ में। अगर आप चिकन का जैसे चिकन रोस्ट वगैरह खाने जाते हो तो उसमें सैलेड रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि वो हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, उसको कंज्यूम करने के लिए डाइजेशन में बेनिफिट देता है कौन, फाइबर। लेकिन एक चीज याद रखना कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर है तो इसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं, लेकिन बाकी इसके काफी सारा बेनिफिट है। दो टाइप के आप लोग के फाइबर से, एक वाटर सॉल्युबल और एक है इनसॉल्युबल। अगला होता है वाटर। वाटर यार बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग का जो ब्लड है उसमें 90% वाटर है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट बनाता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और बॉडी को शॉक प्रूफ रखता है। इसी के साथ साथ आप लोग लगभग 20% वाटर जो है वो फूड से कंज्यूम करते हो, बचा हुआ डायरेक्ट पीकर। इसके बाद अगर बात की जाए तो वो है आप लोग का कलर कंपाउंड। तो कलर कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली आपने देखे होंगे जलेबी के अंदर कलर डाल देते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उससे होता क्या है कि वो थोड़ा अच्छा सा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, आपको लगता है कि यार ले लो 2 किलो। याद रखिएगा कुछ भी इसमें मेजर पोर्शन नहीं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट नहीं रहते उसके अंदर, कि हरी कलर की जलेबी खाएंगे तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिटिव मिलेंगे, पीली कलर की खाएंगे तो उसमें कम मिलेंगे, और नीली कलर की खाएंगे तो उसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके बाद अगला होता है फ्लेवर कंपाउंड। तो फ्लेवर्ड कंपाउंड की बात करी जाए तो जैसे फ्रूटी वगैरह हो गया, रसना हो गया, टैंग हो गया, ये सभी फ्लेवर्ड कंपाउंड है। चाहे तो ये न्यूट्रिटिव भी हो सकते हैं, कभी कभी नॉन न्यूट्रिटिव भी हो सकते हैं। सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, फ्लेवर देने का काम कर रहे हैं, स्पेशली उस स्पेसिफिक जिस भी चीज का, मैंगो का हो गया या फिर ऑरेंज का हो गया। इसके बाद अगला होता है प्लांट कंपाउंड, जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, ये सभी प्लांट कंपाउंड से बने हुए हैं, इनके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कंज्यूम क्यों कर रहे हैं, नींद भगाने के लिए, ये सब चीजें, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है। आखिरी एक छोटा सा टॉपिक समझ लो, हेल्दी वेट। हेल्दी वेट इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग बैलेंस डाइट कंज्यूम करोगे तो आप लोग की बॉडी के अंदर हेल्दी वेट आ जाएगा। हेल्दी वेट एक ऐसे टाइप की कैटेगरी है जहां पे आप लोग का अगर बीएमआई लाया करता है 18.5 से लेकर 24.9 के अंदर, तो आप लोग हेल्दी वेट के अंदर आओगे। और हेल्दी वेट के अंदर
तभी आ सकते हो जब आप बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हो। तो यहां तक था आप लोग का टॉपिक। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई हो। इसके बाद का जो बाकी का टॉपिक है वो डिलीटेड है। सो थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले टॉपिक को, जिसका नाम है फिटनेस टेस्ट। और ये हम लोग पढ़ने वाले किसके अकॉर्डिंग? साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखो भाई, तो आखिर फिटनेस क्या होता है? तो फिटनेस मींस इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द वाइड रेंज। तो ये कहलाता है आप लोग का फिटनेस। आज के टाइम में हर स्पोर्ट्स के अंदर फिटनेस होना जरूरी है। बिना फिटनेस के आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर, भले ही आप लोग को इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कितना भी अच्छा आता हो। फिटनेस अच्छा रहेगा तो आप लोग का स्किल डेवलप होगा, आप अपने आप को और ज्यादा ग्रूम कर सकते हो उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअल में यार किसी भी इंडिविजुअल की फिटनेस को चेक करने के लिए हम लोग अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्सरसाइज करवा के चेक कर सकते हैं कि उनकी एंडोरेंस कितना है, स्पीड कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, एजिलिटी कितनी है। ये सभी चीजों को चेकआउट किया जा सकता है। तो एक्चुअल में हम लोग दो इसमें पार्ट में डिवाइड करने वाले पोर्शन को। सबसे पहले देखेंगे एज ग्रुप जो 5 साल से 8 साल के बच्चे, जो मैं कह सकता हूँ क्लास 1 से लेकर 3rd में पढ़ते हैं। और अगला देखने वाले 9 साल से 18 साल के बच्चे, जो कि 4th से 12th के बच्चे रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले 5 से 8 साल के बच्चों की, जो कि क्लास 1 से लेकर 3rd तक के होते हैं। एक्चुअल में इस टाइम पे हम लोग यार उन बच्चों का फंडामेंटल मूवमेंट स्किल को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के हम लोग टेस्ट पढ़ने वाले, जो इन बच्चों के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बीएमआई। तो बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो? देखो यार, किसी भी इंडिविजुअल की हाइट वेट आप लोग कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद आप लोग को ये जो फॉर्मूला है ना, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, इसके थ्रू आप लोग किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हो। पता कर सकते हो कि कौन हेल्दी वेट की कैटेगरी के अंदर है, कौन ओवरवेट की कैटेगरी के अंदर है, कौन ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर है, कौन अंडरवेट की कैटेगरी के अंदर है। तो इसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। इक्विपमेंट कुछ खास नहीं लगते ऐसे। बेसिकली आप लोग को एक सरफेस चाहिए, वेट मशीन चाहिए, टेप चाहिए जिसके थ्रू आप लोग हाइट को मेजर कर सको, और स्पेशली वैसी वाली टेप चाहिए जो वॉल पे रहती है ना, देखे होंगे आप लोगों ने स्कूल में। इसके बाद आप लोग को यार जो भी आप लोग का बीएमआई स्कोर आएगा उसको आपको चेक करना है यहाँ पे। आप लोग 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में लाया करते हो, नॉर्मल वेट में हो या फिर उससे ज्यादा हो तो ओवर वेट में 29.9 से ज्यादा आएगा तो आप लोग ओबेसिटी की कैटेगरी के अंदर आते हो। 18.5 से अंदर आएगा तो भैया क्या, उसके लिए अंडर वेट कहा जाता है। इसके बाद अगला होता है कि जिसके थ्रू हम लोग उनकी स्पीड और कोऑर्डिनेशन को पता कर सके। स्पेशली यार इसका मेन पर्पस क्या है कि जो उनकी लिम्स है, मतलब हाथों के मूवमेंट को सही तरीके से पता करना कि क्या कितने स्पीड से लोग कर पा रहे। देखो बहुत ही बेसिक सी ये प्रोसेस है। देखो ये टेस्ट को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना रहता है। जो ये आप लोग को ब्लू कलर का दिख रहा है, वहां पे आप लोग को हाथ को स्टेशनरी में रखना है और अपने हाथों को तेजी से ऐसा टैप 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 करते हुए चलना। एक बार टैप इधर, एक बार टैप इधर, एक बार, तो ऐसे में काउंट किया जाएगा। जो ज्यादा तेजी से कर पाएगा माना जाएगा कि भाई इसकी स्पीड अच्छी है, कोऑर्डिनेशन अच्छी है, सेम टू सेम। फिर दूसरे हाथ को रखना है, फिर ऐसे टैपिंग करते हुए चलना है। तो पर्पस क्या है बेसिकली यार, उनकी स्पीड और लिम्स की कोऑर्डिनेशन को पता करना। इक्विपमेंट क्या लगता है? एक टेबल लगता है, 2 येलो डिस्क लगती है जो दिख रही है आप लोग को, और एक रेक्टेंगुलर शेप वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, ये लगता है, और स्टॉप वॉच लगती है कि भाई पता कर सके। प्रोसीजर मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई। याद रखिएगा एक फुल साइकिल के हिसाब से 25 बार और 50 बार टैप करते हुए चलना है। जो जितने जल्दी कर पाएगा माना जाएगा कि उसकी स्पीड ज्यादा है। अगला टेस्ट होता है जो बैलेंस को पता करने के लिए। बैलेंस मतलब पैरों के बैलेंस को ही होगा ना। तो पर्पस क्या होता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का? क्या आप उनकी लेग्स की मसल्स को पता कर पाओ कि उनकी एक्चुअल में बैलेंस एबिलिटी है कि नहीं। तो उनको ना सिंगल पैर में इस तरीके से खड़ा करवा के रखा जाएगा लगभग 60 सेकंड के लिए, और उसके बीच में चेक करते जाना पड़ेगा कि कितने बार वो गिर रहे हैं या डिसबैलेंस हो रहे हैं। अगर वो स्टार्टिंग के 30 सेकंड के अंदर 15 बार गिर गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लियर दोस्त? कौन से इक्विपमेंट लगते हैं? कुछ भी नहीं, एक नॉन स्लिपरी सा सरफेस चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, बस खत्म का। तो ये जो 3 टेस्ट हम लोगों ने पढ़े ये यार क्लास 1 से 3rd के लोगों के लिए थे। अब बात कर लेते हैं जो 4th क्लास से लेकर 12th के लिए, या फिर मैं बात कर सकता हूँ 9 से 18 ईयर के होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज करवाने वाले। अगला होता है स्पीड। अगर आपको उनकी स्पीड पता करना है तो उसके लिए आप लोगों को 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसका पर्पस ये है कि स्पीड पता किया जा सके। तो इक्विपमेंट में आप लोग को एक मार्क्ड ट्रैक लगता है, स्टॉप वॉच लगता है। मतलब क्या है कि एक 50 मीटर का आप लोग का ट्रैक रहेगा, उसमें जितना तेजी से भाग सकते हो उतना तेजी से भागना है। टाइम मेजर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कौन कितने तेजी से भागा, और कुछ भी नहीं, एक किस्म की रेस है। और जो ज्यादा तेज भाग लिया मान लिया जाएगा कि भाई इसके अंदर स्पीड की एबिलिटी ज्यादा है। अगला होता है 600 मीटर रन या वॉक। तो इसका पर्पस है कि आप लोग की बॉडी के अंदर एंडोरेंस की कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब सहनशीलता, कितने लंबे वक्त तक आप टिके रह सकते हो। तो 600 मीटर का ट्रैक रहता है जिसमें आप लोग को धीरे धीरे अपना एक पेस मेंटेन करते हुए 600 मीटर कवर करना रहता है। जिसकी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है डेफिनेटली वो 600 मीटर कवर अप कर पाएगा। जिस टाइम के अंदर कवर अप कर लिया उसको यहाँ पे मेजर करके रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और इसके थ्रू तुम्हारा एंडोरेंस पता चल सकता है। इसके बाद होता है सिट एंड रीच टेस्ट। एक सिट एंड रीच बॉक्स होता है, इस तरीके से पैरों को सीधे टिकाना रहता है और जितना ज्यादा हाथों को आगे लेकर आ सकते हो उतना ज्यादा आना है। यहाँ पे एक स्केल लगी है और मेजरिंग कर ली जाएगी। इससे माना जाएगा कि जितना ज्यादा हाथ आगे तक जा पा रहा है उतनी ज्यादा इनके हिप और बैक की, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है। क्लियर दोस्तों? ये विंड डीजल नहीं है। तो पर्पस क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी हिप रीजन की, बैक और हैमस्ट्रिंग की पता करना। क्या इक्विपमेंट लगता है? सिट एंड रीच बेंच लगता है और कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर यही है। इसका पर्पस ये है कि एब्डोमिनल मसल की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता करना।
बेसिकली एक फ्लैट सरफेस की जरूरत चाहिए, उसके ऊपर आप लोग को योगा मैट बिछा देना है और देख रहे होंगे जैसे आप लोग जितना ज्यादा हो सके पैर को ऐसे रखना और जितना ज्यादा हो सके ऊपर उठने की कोशिश करना। देखो 3 सेकंड में इसको करना है, आप लोग ऊपर उठोगे 1.5 सेकंड में, फिर यहाँ पे पॉज लोगे, फिर 1.5 सेकंड में नीचे, इस तरीके से। जितने ज्यादा पार्शियल कर्ल अप्स मार सकते हो उतने ज्यादा मारते रहना है। तो जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे उसके बाद रीडिंग ले ली जाएगी और देखा जाएगा कि भैया आपने कितना अच्छे से किए हो कि नहीं किए हो, और उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा आप एवरेज कैटेगरी के अंदर हो, बिलो हो या फिर अबव एवरेज कैटेगरी के अंदर हो। अगला होता है पुशअप टेस्ट। तो पुशअप टेस्ट बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है जिसमें अपर बॉडी की एंडोरेंस और स्ट्रेंथ दोनों को पता किया जा सकता है। फ्लोर मैट की जरूरत है और कुछ भी नहीं। बेसिकली बचपन में जिंदगी में 50 बार तुम लोगों ने पुशअप्स करे होंगे, मेरे को नहीं लगता इसके बारे में इतना कुछ बताने की जरूरत है। नया बताने की जरूरत यह है वो है मॉडिफाइड पुशअप्स। इसमें भी यार अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता किया जा रहा है, स्पेशली फॉर वुमेन। मेल और फीमेल में बस यही डिफरेंट है कि यार यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे बॉडी सीधी थी, यहाँ पे घुटने टिके हुए, यही है मॉडिफाइड पुशअप। तो गर्ल्स में आप लोग को घुटने को टिका देना और सेम पुशअप्स की वैसी ही ट्रिक करना, वैसी मेथड रहेगी जैसे बॉयज के लिए रही, लेकिन बस घुटने टिके हुए रहने चाहिए। और जितने ज्यादा आप लोग यार पुशअप्स कर सकते हो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और एंडोरेंस मानी जाएगी। यहाँ पे एक इक्विपमेंट गलत लिखा हुआ है, वो फ्लैट सरफेस ही रहेगा। अगला होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग बीएमआर कहते हैं। तो आखिर बीएमआर होता क्या है? बीएमआर का मतलब ये कि आप लोग की बॉडी के अंदर कितनी कैलोरीज की जरूरत है जिसके थ्रू आप लोग की डेली लाइफ सस्टेन हो सके। मतलब आपके हार्ट, लंग्स और बाकी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उनको वर्क करने के लिए कितने नंबर की कैलोरीज की जरूरत है। एक्चुअल में मैं बात करता हूँ 60 to 75% की जो डेली कैलोरी बर्न हो रही है एक्चुअल में इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। आप लोग को जिंदा रखने के लिए जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं वहीं पे आप लोग की मैक्सिमम बर्निंग हो जाती है कैलोरीज की। मान लो अगर आप लोग जिम जा रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप लोग की बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि यार आप ज्यादा एक्सर्शन करा रहे हो, बॉडी यहाँ थक रही है, उसको मील की जरूरत है एक अच्छी हाई, तो मैं कह सकता हूँ कि उनके लिए बीएमआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब क्या, नंबर ऑफ कैलोरीज जो बॉडी नीड है, जितनी जरूरत है वो अब ज्यादा हो जाएगी डेफिनेटली। तो याद रखना अगर आप लोग लीन गेन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप लोग को कहीं ना कहीं कैलोरी इंटेक या बीएमआर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बीएमआर मेरे ख्याल से क्लियर है। बीएमआर बेसिकली नंबर ऑफ कैलोरी जो आपकी बॉडी को जरूरत है बेसिक नीड्स के लिए, वो आप लोग का बीएमआर होता है। बीएमआर का फॉर्मूला याद रख लेना, मैन और वुमन दोनों के लिए। अगला होता है रिकली एंड जॉन टेस्ट। ये ऐसे टेस्ट है जो सीनियर सिटीजन की फिटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में सबसे पहला टेस्ट होता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इसका मेन पर्पस है उनकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को पता करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक चेयर चाहिए बिना आर्म्स की और यहाँ पे हाथों को ऐसा क्रॉस करना, उठना है, बैठना, उठना है, बैठना। अब ये कब तक करना चाहिए? तो ये 30 सेकंड तक के करना। 30 सेकंड के अंदर जितने भी उनने रेप्स लिए उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा और ये चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि यार वो हेल्दी कैटेगरी के अंदर आ रहे कि नहीं, या फिर वो एवरेज के बिलो में है या एवरेज के अबव में है। ये चार्ट याद नहीं करना है। अगला टेस्ट देखते हैं जिसका नाम है आर्म कर्ल अप टेस्ट, जिसमें कि अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता कर सकते हैं। यहाँ पे एक डंबल की जरूरत पड़ेगी, 5 पाउंड का डंबल की जरूरत पड़ेगी वुमन के लिए, 8 पाउंड के डंबल की जरूरत पड़ेगी मैन के लिए। ऐसी चेयर जो बिना आर्म के हो और यहाँ पे आर्म कर्ल्स करते हुए चलना है। कितने बार करना है? 30 सेकंड्स तक। यहाँ पे 30 सेकंड्स तक के बाइसेप कर्ल अप्स किए जाएंगे। जितने भी वहां पे रीडिंग आएगी चार्ट के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा और देखा जाएगा वो एवरेज, बिलो एवरेज या फिर अबव एवरेज के अंदर है। अगला है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। जैसे वहां पे सिट एंड रीच बेंच था तो यहाँ उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने एक चेयर का इंतजाम करे और यहाँ पर उनको कहे कि जितना ज्यादा आप हो सके उतना ज्यादा आगे जाने की कोशिश करो। जितना भी वहां तक के टच हो पाएंगे उसके बाद हम लोग उसको स्केल से नाप लेंगे। जो भी रीडिंग निकल के आएगी तो हम लोग इससे मेजर करेंगे और चेक करेंगे क्या वो एवरेज, बिलो एवरेज या फिर अबव एवरेज के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला है बैक स्क्रैच टेस्ट। आसन याद है? तो यहाँ पे एक्चुअल में आप लोग उनकी शोल्डर और अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता कर रहे हो। एक्चुअल में देखो इस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाता है। जितना ज्यादा वो लोग हाथ करीब ला पाएंगे उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। और यार और उसको मेजर कर लिया जाएगा टेप से। टेप जितना ज्यादा लंबा, मतलब दूरी जितनी जाएगी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी कम है, दूरी कम हो जाएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, तो उसको मेजर किया जाएगा। इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा एवरेज, बिलो एवरेज या फिर अबव एवरेज के अंदर है। इसके बाद अगला टेस्ट होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसके थ्रू उनकी एरोबिक एंडोरेंस को हम लोग पता कर सकते हैं, जो कि 20x5 यार्ड के अकॉर्डिंग रहता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के 20 यार्ड, फिर 5 यार्ड, फिर 20 यार्ड, फिर 5 यार्ड। यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से 20 यार्ड चला जाएगा, यहाँ से 5 यार्ड, फिर 20 यार्ड, फिर 5 यार्ड। तो जो जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस क्विकली कवर अप करेगा 6 मिनट के अंदर, उनकी उतनी ज्यादा एरोबिक कैपेबिलिटी मानी जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये रहा आप लोग का पूरा चार्ट, जिसमें कि एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज के अकॉर्डिंग आप एज को चेक करके देख सकते हो कि उनकी एंडोरेंस की पावर कितनी है। अगला टेस्ट देखते हैं जिसका नाम है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसके थ्रू आप लोग स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस को पता कर सकते हो जब वो मूव कर रहे हो उस टाइम पे। तो देखो करना क्या रहता है, यहाँ पे एक चेयर रहती है और बोला जाता है गेट सेट गो, और जितना ज्यादा तेजी से हो सके कोन से घूमकर वापस यहाँ पे आना। तो इसके थ्रू हम लोग एजिलिटी पता कर रहे हैं उनकी, और कुछ भी नहीं है। इसको लगभग 2 ट्रायल्स में किया जाता है। और याद रखना इस टेस्ट को जितना ज्यादा जल्दी किया जा सकता है उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और टाइम यहाँ पे तभी रुकता है जब वो आकर वापस से बैठ जाते हैं। तो फिर इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख लिया जाता है कौन कितने सेकंड के अंदर कवर अप
सबकी उनकी एज और फिर उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि यार क्या वो एवरेज कैटेगरी के अंदर है, बिलो एवरेज कैटेगरी के अंदर है, या फिर अबव एवरेज कैटेगरी के अंदर है। तो यहां से खत्म होता है चैप्टर। क्या पढ़ने वाले, ये पूरी चीजें पढ़ने वाले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आगे स्पोर्ट्स की फिजियोलॉजी क्या होती है। तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या होती है? बेसिकली स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का मतलब ये कि आपकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है जब वो स्पोर्ट्स की फील्ड में आ रही है। आप जानते हो कि एक नॉर्मल इंसान और एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर बॉडी फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस होते हैं, और अगर आप लोग किसी भी एथलीट को चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी फंक्शन को जानना जरूरी है कि किस तरीके से वो लंबे वक्त तक सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, क्या उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, क्या एंडोरेंस है कि नहीं, स्पीड है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये सभी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। सबसे पहली चीज, किस चीज से स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जा सकता है? साइज ऑफ मसल। जिसकी मसल साइज बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसी के साथ साथ बॉडी वेट बहुत मैटर करता है। जो मोटे इंसान रहते हैं उनको हिलाना मजाक नहीं होता है। मसल कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेंथ के लिए। आप जानते होंगे जिम में जो भी इंसान जाते हैं तो वो अलग अलग मसल्स को हिट करते हैं, और जितनी भी मसल्स फाइबर है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए। तो ऐसा नहीं कि कोई एक मसल फाइबर को आप लोग बिल्ड करके स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो, आप लोग को ओवरऑल मसल कंपोजिशन को बेटर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगला होता है इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इंपल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद होगा साथ में अगर आप लोग किसी सामान को एक साथ उठा रहे हो तो एक रहता है ना दिमाग में कि अरे यार 1 2 3 और उठाओ तो इससे क्या हुआ कि नर्वस इंपल्स यहाँ पे वर्क करती है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये कहा भी जाता है कि जितने केजी के आप हो उसके डबल वेट तो आप लोग एटलीस्ट उठा सकते हो। तो नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्पीड। इसमें सबसे पहली चीज मसल कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेग्स की मसल है उसका तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि दौड़ रहे हो भाई, दौड़ते टाइम तो लेग्स की मसल ज्यादा वर्क करेगी ना। इसके साथ साथ आप लोग के पैरों के अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ही आप लोग को कहीं ना कहीं स्पीड देने वाली है, और फास्ट ट्विच फाइबर यहाँ पे मेनली वर्क करती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पीड के लिए तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो डेफिनेटली आप लोग का रेंज ऑफ मोशन ज्यादा बनेगा और आप लोग स्पीड ज्यादा एक्वायर कर सकते हो। इसके अलावा है मोबिलिटी ऑफ नर्वस इंपल्स। दिमाग में अगर सोच लिया बहुत तेज भागना तो आप भाग लेते हो, और अगर दिमाग में हिट हो गया कि यार अब नहीं भाग पाऊंगा दौड़ते दौड़ते, तो देखना आप लोग लिटरली नहीं भाग पाते हो। होता है कि नहीं? कितने लोग के साथ ऐसा कमेंट बॉक्स में बताओ होता है। अगला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द एंड्योरेंस। सहनशीलता, लंबे वक्त तक टिके रहने की बात हो रही है। एरोबिक कैपेसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना लैक्टिक एसिड टॉलरेंस ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए एंड्योरेंस के लिए। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब ये कि आप लोग का VO2 मैक्स की वैल्यू, मतलब क्या सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दौड़ते टाइम आप लोग बहुत लंबे वक्त तक के दौड़ रहे हो तो सांस फूलने लग जाती है, हाँ है ना। मान लो 600 मीटर 700 मीटर या फिर मैराथन में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां पे आप हांफने लग जाओगे ना, उस टाइम में ऑक्सीजन का सप्लाई होना बहुत ज्यादा सही तरीके से जरूरी है। इसके अलावा मूवमेंट इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ ली, भाई 1 किलोमीटर दौड़ना है, 100 मीटर थोड़ी ना दौड़ना था पूरी ताकत से दौड़ लिए, वो तो स्पीड में दौड़ते हैं। आपको लंबे वक्त तक टिके रहना था, आपको इकोनॉमी वाली लाइन पे चलना। देखते हो ना बाइक में भी इकोनॉमी वाली रेंज रहती है, जो इकोनॉमी में चलेगा वो ज्यादा लंबे डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो एक मूवमेंट को बनाते हुए चले, मान लो आप लोग एक पेस में दौड़ रहे हो तो लास्ट तक के उस पेस में आप लोग दौड़ते रहो। इसके बाद अगला होता है मसल कंपोजिशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंडोरेंस के लिए स्लो ट्विच फाइबर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, जो लॉन्ग टर्म तक की एनर्जी देती रहती है और जल्दी फैटिग नहीं होती है एज कंपेयर टू फास्ट ट्विच फाइबर। अगली फिजियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें जिसके थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मसल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करते हो टेढ़े मेढ़े तो मसल की स्ट्रेंथ जरूरत है ना, पता चल रहा है टीयर अप ही हो गया। अगला है एज और जेंडर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा एज वाले लोग जो रहते हैं उनकी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी लोअर हो जाती है एज कंपेयर टू जो छोटे बच्चे रहते हैं, और यहाँ पे जेंडर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। रात दिन आपको अपनी मसल्स को स्ट्रेच करते रहना पड़ेगा, तभी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूं प्रीवियस इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लोग मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और अगर आप लोग को शोल्डर में लग गई है तो भाई अगर आप वहां की फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने के चक्कर में आप अपने जो जख्म है उसको वापस से खुरोद सकते हैं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिए अगर आपको जिंदगी में कभी चोट लगी है तो वहां वाले पोर्शन में फ्लेक्सिबिलिटी आना थोड़ा दिक्कतमय हो जाता है। अगला ये है कि यार अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आखिर क्या बेनिफिट होता है। भाई आप सभी लोग जानते हो कि अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो देखो कार्डियो रेस्पिरेटरी का मतलब कि आप लोग के हार्ट और साथ ही साथ लंग्स में क्या बेनिफिट होता है। तो सीधी सिंपल बात, लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, साथ में जो आप लोग का जो हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है, कई लोग के साथ होता है ना। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है। ब्लड का फ्लो अलग होता है, प्रेशर अलग होता है, और प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होता है। साथ ही साथ ब्लड क्वांटिटी बढ़ जाती है वॉल्यूम में। इसी के साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज होता है। देखते हो ना कई लोग स्टार्टिंग में जिम जाते हैं बहुत हाँफते, लेकिन धीरे धीरे करके रेगुलर एक्सरसाइज कर करके उनकी जो सांस है वो नॉर्मल होने लग जाती है। सांस वाली सांस नहीं जो आने वाली है।
अगली बात करते हैं इंक्रीज इन एंडोरेंस। डेफिनेटली यार, अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आप अपनी सहनशीलता को बढ़ा सकते हो, लंबे वक्त तक आप टिके रह सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, लंग्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। नेक्स्ट है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स में किस तरीके से बेनिफिट होता है। मसल्स का साइज बड़ा होता है, कैपिलरीज फॉर्म होती है, जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होता है, नॉन फंक्शनिंग फाइबर जो आपकी बॉडी के अंदर वो वर्क करने लग जाते हैं, बॉडी का पोस्चर बेटर होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोग को मिलते हैं। समझ में आया। अगला होता है स्पोर्ट्स की इंजरीज। क्या होती है स्पोर्ट्स की इंजरीज? मतलब देखो यार, ऐसी टाइप की चोट जो कि आप लोगों को स्पोर्ट्स के दौरान लग रही है, ये नेचुरल भी हो सकती है और गलती से किसी ने मार दी है तो वो भी हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। चलिए भाई, तो 3 टाइप के हम लोग इंजरी पढ़ेंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब मसल्स में जो चोट लग जाती है वाली। सबसे पहला होता है कंफ्यूजन। मतलब क्या, ये देखेंगे 50 बार बच्चे लोग गिर जाते चलते फिरते, तो ऐसा हल्का फुल्का चोट लग जाता है ना, दैट इज द कंफ्यूजन, जो कहलाता है डायरेक्ट हेड और विदाउट एनी इक्विपमेंट अगर आप लोग गिर पड़ जाते तो उस टाइम पे खरोच जो लग जाती है वो आप लोग का कंफ्यूजन है। अगला है आप लोग का स्ट्रेन। मतलब क्या, मान लो कि यार आप लोग बैटिंग कर रहे हो, सही तरीके से बैट नहीं पकड़े और बैट बहुत तेज घुमा दिए, देखते होंगे आप लोग का यहाँ पे बहुत तेज जोर लग जाता है। होता क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, ये वाला जो पोर्शन है ट्विस्ट या पुल अप हो जाने की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्प्रेन की, तो स्प्रेन कब हो सकता है? मान लो यार आप लोग दौड़ रहे हो, है ना, रन लेते रहते और आप लोग का पैर थोड़ा सा मुड़ जाए, तो यहाँ पे जो आप लोग के लिगामेंट्स है अगर वो स्ट्रेच अप हो जाए या टीयर अप हो जाए, तब स्प्रेन आपका होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एब्रेशन, ये तभी होता है जब पापा की परी के पीछे आप अपनी बाइक को बहुत तेज घुमा रहे हो और विली मारे और आप लोग रेत के चक्कर में फिसल गए, आप लोग को बहुत भयानक वाली चोट लगती है, जिसमें कि हो सकता है आपकी हड्डी तक अंदर की दिखने लग जाए। कंफ्यूजन के बड़े पापा है एब्रेशन, तो इसमें मेजर इंजरी आप लोग को होती है। अगला होता है लेसरेशन। लेसरेशन एक काफी इंपॉर्टेंट है, मान लो यार गलती से दौड़ते भागते टाइम गिर पड़ गए। नेक्स्ट है लेसरेशन। लेसरेशन में क्या होता है ना, टीयर अप हो जाना मसल्स का, वो कहलाता है लेसरेशन। जैसे कि मान लो क्रिकेट खेलते टाइम गलती से बैट्समैन इतना भयानक तेजी से कूदा कि बैट्समैन जो है बॉलर के पैर के पास ही गिर गया और उसका हेलमेट उसके पैर पे लग गया, तो हो सकता है ना कटवट जाए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कनेक्टिव टिश्यूज जो रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अगला होता है इंसिजन। ये बच्चा बाबू के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है कि यार मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और इसे हाथ काट लेते हैं। तो वो क्या है, देखो यार, ये मेजर इंजरी है, ये माइनर है, हल्की हल्की ऐसे ऐसे कट लग जाना, जब ब्लेड से काट लेते हैं ना वैसे टाइप के। तो ऐसा कई बार होता है ना, इधर उधर चोट लग जाए, गलती से रेलिंग से जा टकरा रहे तुम लोग, या किसी के बैट से टच हो गया, कुछ हो गया, तो इस तरीके से जो छोटा मोटा जो इश्यूज हो जाता है शार्प एजेस की वजह से, उसको कहते हैं इंसिजन। अगला होता है बोन की इंजरीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बोन की इंजरी है वो सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें कि क्या होता है, बाहर से देखकर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अंदर हड्डी टूट चुकी है, जैसे आपको दिख रही है। अगला होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। बाहर से देखकर ये बताया जा सकता है कि अरे भाई हड्डी टूट गई, क्यों? क्योंकि बाहर से यहाँ पे एक्चुअल में बोन्स विजिबल हो जाती है, टूटती हुई दिख जाती है। अगला होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में देखो भाई इस तरीके से हड्डी टूटती है, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल में। ऑब्लिक फ्रैक्चर में देखो डायगोनली हड्डी टूटती है। अगला होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ऐसे टाइप का फ्रैक्चर कि इतना भयानक तरीके से गिरे कि हड्डी जो है वो चूरा चूरा हो गई मान लो, तो ऐसे टाइप का जो आप लोग का डैमेज होगा उसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। इसके बाद एक कम्यूटेटिव फ्रैक्चर होता है, मुझे वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। इसके बाद होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एग्जाम में आ सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे हड्डी ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन हड्डी के ऊपर ऊपर चोट लग रही है, दिख रहा है तुम लोग को? ये देखो, मान लो मेरा हाथ पूरा हड्डी है, क्लियर दोस्त? अब इसमें अच्छे से ऑब्जर्व करना कि ऊपर ऊपर में चोट लग गई, दैट इज दी आप लोग का ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे चोट कौन से वाले पोर्शन में लगती है? जो हड्डी का बाहर वाला सॉफ्ट बोन रहता है वहां पे। इसके बाद अगला होता है इंपैक्ट फ्रैक्चर। इंपैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता है, मान लो हड्डी टूटी और एक के ऊपर एक इस तरीके से ग्रिप्ड हो गई, जैसे आप लोग पेन का ढक्कन लगाते हो ना, वैसे एक के ऊपर एक यहाँ पे प्रेशर से हड्डी एक के ऊपर एक चढ़ गई, वो कहलाता है इंपैक्ट फ्रैक्चर। इसके बाद अगला होता है जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी में क्या होता है कि एक्चुअल में जो भी जॉइंट्स अगर वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, तब जॉइंट की इंजरीज होती है। जॉइंट की इंजरी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हो सकती है, जैसे आप लोग की ठुड्डी में हो गई, मान लो बास्केटबॉल खेलते टाइम गलती से बॉल लग गई, मान लो शोल्डर खिंच गया आप लोग का, मान लो हिप हिप में, है ना कुछ दिक्कतें आ गई, या फिर आप लोग के रिस्ट वगैरह मोड़ मारने की वजह से या फिर खींचने की वजह से जॉइंट की इंजरीज हो सकती है, जो आप लोग को ज्यादातर बॉक्सिंग, रेसलिंग, इन सब के अंदर आप लोग को दिख सकती है। तो न्यू सिलेबस की तो कंटेंट आप लोग का ये रहने वाला है, जहां पे सबसे पहले हम लोग न्यूटन के लॉस के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखेंगे, फ्रिक्शन क्या चीज है, और प्रोजेक्टाइल एंड मोशन क्या है, सॉरी प्रोजेक्टाइल एंड स्पोर्ट्स क्या है वो देखेंगे, क्लियर दोस्त? एक और चीज याद रखना है कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे तो लास्ट ईयर के वीडियोस मत देखते बैठना। अब बात निकल के आती है कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है। बायोमैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि एक्चुअल में हम लोग किसी भी इंसान के मूवमेंट को स्टडी करते हैं और उसको इनहैंस बनाने की कोशिश करते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में। मान लो किसी को यार हेलीकॉप्टर शॉट मारना नहीं आता, तो वो प्रैक्टिस करना है ना रोज मारने की, लेकिन जो एक ट्रेनर रहेगा वो सही तरीके से उसको मूवमेंट सिखाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक एक्शन सीख सकता है
और ये सब पॉसिबल है बायोमैकेनिक्स की वजह से। इस वजह से आप लोग देखते होंगे काफी सारे ट्रेनर्स जो रहते हैं वो हमेशा मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके थ्रू स्पोर्ट्स की फील्ड में हम लोग बेस्ट हो सके। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल इंसान की स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बेटर करना है तो हम लोग को उसके बायोमैकेनिक्स को सीखना होगा। अगर कोई इंसान यार समझ लो एक फ्रंट फुट में आकर बैटिंग कर रहा है और वो आउट हो जा रहा है जल्दी, तो कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट में गलतियां हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो यार जो ट्रेनर है वो स्पेशलिस्ट चीजों को ध्यान देते हैं और जो उनके स्पोर्ट्स के एथलीट है उनको ये सिखाते हैं क्या चीज, बायोमैकेनिक्स की चीज है। क्लियर दोस्तों? इसलिए आप देखते होंगे आईपीएल वगैरह में भी क्या कौन बॉलर किस एंगल से बॉल डाल रहा है, क्या कर रहा है, वो सब क्या है कि मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, फंक्शन किस तरीके से हो रहा है बॉडी का, वो सभी चीजें सिखाता है बायोमैकेनिक्स। तो एक किस्म से आप लोग यार फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग किसी भी इंडिविजुअल के इंसान के स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो और एनहांस कर सकते हो। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है और क्या एप्लीकेशन इसकी लगती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं न्यूटन के लॉज क्या होते हैं। न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा बचपन वाले टॉपिक है यार। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के उसको हिला दे। समझ में आया? उसी के अंदर लॉ ये भी कहता है कि तब तक के बॉडी मोशन में रहेगी जब तक कि कोई उसे रोक ना ले। तो ये कहलाता है न्यूटन का पहला लॉ, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो सेकंड लॉ है न्यूटन का, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्या कहता है? फोर्स विच इज इक्वल टू द मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब क्या? फोर्स विच इज इक्वल टू ma। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कस्टमाइज करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a विच इज इक्वल टू f बाय m। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये बेसिकली मान लो कि स्प्लेंडर है जिसमें एक बंदा भगा रहा है बैठ के, तो वो ज्यादा तेज भाग पाएगा ना, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर मास जो है वो कम है, इस वजह से स्प्लेंडर तेज भाग रही है। अब सोचो स्प्लेंडर के ऊपर 5 लोग लदाकर तुम लोग जा रहे हो इस पैटर्न में, तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि मास ज्यादा हो गया। अगली अगर मैं बात करता हूँ न्यूटन के थर्ड लॉ की, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये होता है क्या? इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? बॉल अगर आप लोग दीवार पे मारते हो तो बॉल बाउंस बैक हो जाती है, किसी को आप झापड़ मारते हो तो दूसरे हाथ से आपको भी झापड़ पड़ जाता है। तो यहाँ पे लिखे हुए लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और साथ ही साथ लॉ ऑफ रिएक्शन। इन तीनों को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में बेशक ये पूछा जा सकते हैं और हो सके तो इनके 1 से 2 एग्जांपल्स आप लोग को याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करो, न्यूटन के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा जगह पे लगते हैं। जैसे स्विमिंग करते टाइम पे आप लोग को न्यूटन के लॉस लगते हैं, वॉकिंग करते टाइम आप लोग के न्यूटन के लॉ लगते हैं, शूटिंग करते टाइम न्यूटन के लॉ लगते हैं, हाई जंपिंग के टाइम पे भी न्यूटन के लॉ लगते हैं। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चारों के लिए आप लोग नाम लिखोगे, उसके आगे लिखोगे कौन सा लॉ लग रहा है इसमें न्यूटन का, पहला, दूसरा, तीसरा। तो सभी के लिए बताएं मुझे अभी कॉमेंट बॉक्स में। चलो भाई अगला टॉपिक देखते हैं, इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और किस तरीके से स्पोर्ट्स में लगता है। तो सबसे पहली बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपकी जो बॉडी हो एक्चुअल में बैलेंस कंडीशन में। जैसे ये जो मैं जिस चेयर पे बैठा हूं, सोचो इसकी एक टांग तोड़ देते तो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा ना। तो मेरी जो चेयर है वो बैलेंस स्टेट में ना होते हुए अनबैलेंस हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो सीसॉ में ये लड़की और लड़के दोनों का वेट बराबर है, इस वजह से ये बैलेंस कंडीशन में आएगी। मान लो लड़के का वेट ज्यादा हो जाता तो ये अनबैलेंस कंडीशन में हो जाता और यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता। अब इसी में हर चीज निकल के आती है कि कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब जैसे मान लो ये दीदी यहाँ पे खड़ी हुई है एक पैर पे, अगर एक पैर पे आप लोग इसे हाथ जोड़कर खड़े हो तो कब तक क्या आप खड़े रह सकते हैं? जब तक आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम साथ दे रहा। तो ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम जो कि स्टैटिक रेस्ट टाइम पे आप लोग की बॉडी पे लगता है, जिसकी वजह से आप लोग बैलेंस कंडीशन में रहते हैं, उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगला होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कई बार होता है ना दौड़ते दौड़े एकदम से लड़खड़ा जाते हैं, वो क्या है? वो आप लोग एकदम से डिसबैलेंस हो गए ना मोशन के टाइम पे। तो ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम जो आप लोग को मोशन के टाइम पे लगता है, जिसकी वजह से आप लोग स्टेबल पोजीशन पे रहते हो, वो कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये आप लोग को रनिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, इस टाइम पे आप लोग को शो होगा। इसकी अगली बात करूं वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है भाई? इमेजिनरी पॉइंट है जो आपकी बॉडी के अराउंड में होता है, जहां पे ऐसा माना जाता है कि इस पॉइंट पे आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। जैसे मान लो ये इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, अभी नॉर्मल है, तो मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, आपने हाथों को ऊपर कर लिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ऊपर खसक गई। अब आप क्या करें? आप नीचे झुक गए तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी झुक गई। तो बैलेंस कंडीशन जहां पे भी मिल रही है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग चेक करा रहे हैं। यार बेइज्जती होगी, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट अराउंड विच द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस। तो नेक्स्ट होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? घर्षण। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो मान लो अगर आप लोगों ने बॉल को किक करे तो बॉल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। आप देखते होंगे जिस तरफ बॉल जा रही है उसके अपोजिट पे फ्रिक्शन लगते हुए एक्ट करता है, और इस वजह से होता है क्या? जो बॉल है वो एक्चुअल में रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बॉल को आपने धक्का मारे तो इस तरफ में फ्रिक्शन आपको लगेगा।
तो एक किस्म से मैं कहूं तो फ्रिक्शन एक ऐसे टाइप का फोर्स है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है मूवमेंट को, रोकने की कोशिश करता है एक किस्म से। तो याद रखिएगा हमेशा फ्रिक्शन जो है एक्चुअल में मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन पे हमेशा लगता है, और होता क्या है इसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखना कि फ्रिक्शन एक्चुअल में रफ सरफेस में ज्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस के। इस वजह से अगर आप लोग आइस वगैरह के ऊपर चलने की कोशिश करोगे तो आप लोग ढेर हो जाओगे, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, तो सबसे पहला होता है आप लोग का स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसे टाइप का फ्रिक्शन होता है जो किसी एक ऑब्जेक्ट में लगता है जो कि मूव नहीं कर रहा हो। जैसे मान लो एक स्टेशनरी पोजीशन पे आप लोग को एक ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग उसको जितना भी धक्का मारोगे ये मूव नहीं करेगा। तो एक्चुअल में इस टाइम पे इस तरफ में आप लोग का क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसे टाइप का फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एक्चुअल में स्लाइड हो रहा है उस टाइम पे। समझ में आया? मान लो आप लोग एकदम स्मूथ सरफेस पे अगर स्लाइड होने की कोशिश करोगे तो आप फिका जाओगे, लेकिन अगर कोई रफ सरफेस में आप लोग स्लाइड हो रहे तो आप देखते होंगे ना, आप रुकने की कोशिश करते हो। मान लो बचपन में जो फिसल पट्टी रहती थी जो स्लाइड्स वगैरह रहती थी उसमें अगर उबड़ खाबड़ है तो पैंट तो छिल जाता था और इंसान वहीं पे फंस जाता था ना बीच में, क्योंकि उस स्लाइड के अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा था जो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था। अगला होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन कब लगता होगा भाई, जैसे आपने बॉल को फेंके ग्राउंड में तो ये बॉल जा रही है, तो मतलब क्या बॉल रोल हो रही है, मतलब क्या ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट रोल जिस तरफ हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगता है वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगला होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब इस तरफ में आप लोग मूव कर रहे हैं स्विम करते हुए, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग को एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। सीधी सिंपल बात है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा स्विमिंग करने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी कि नहीं होगी, कमेंट बॉक्स में बताना जरा। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या है कि मानो आप लोग बॉल को ऊपर फेंके तो एक प्रोजेक्टाइल क्रिएट करते हुए जाते हैं इस तरीके से। प्रोजेक्टाइल क्या है तो आइए जानते हैं। सो प्रोजेक्टाइल इज एनीथिंग विच इज थ्रोन और जंपिंग इनटू द एयर। किस तरीके से, इस तरीके से। मान लो यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट आप लोगों ने फेंके, आप जानते हो कि यार ऑब्जेक्ट में वेट भी है, वेट होने की वजह से जो अर्थ की ग्रेविटी वो नीचे खींचेगी, और फोर्स कितना लगेगा, mg फोर्स। तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो होगा क्या, फोर्स नीचे लगेगा। अब देखो नीचे भी फोर्स लग रहा है और ये ऊपर भी जाना चाह रहा है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर बन जाता है। इस वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं इस तरीके का एक पैराबोलिक कर्व बनाते हुए ऑब्जेक्ट जाएगा, इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। तो जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एक फुटबॉल को किक कर रहा है, मान लो इसने बहुत बड़ा एंगल बनाते हुए बॉल को मारा, तो होगा क्या, बॉल ज्यादा दूर नहीं जाएगी क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है। अगर मैं वही चीज कहता हूं कि यार बहुत कम एंगल बनाते हुए थ्रो करने की कोशिश करूंगा तब भी ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अगर मैं इन दोनों के रिजल्टेंट डायरेक्शन मतलब 45 डिग्री एंगल पे मारूंगा तो देखूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा। मतलब प्रोजेक्टाइल जो है स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। क्रिकेट खेलते टाइम भी यार आप लोग अगर सीधे बॉल फेंकोगे इतने दूर नहीं पहुंच पाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप लोग थोड़ा सा एंगल बना के बॉल को थ्रो करते हो बाउंड्री लाइन से। तो अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल। सीधी सिंपल बात, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रिकेट में अगर आपको 6 मारना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा लंबा रहना चाहिए, इसकी वजह से बाउंड्री पार हो सके बॉल, अदरवाइज जो बीच में फील्डर खड़ा है वही बॉल पकड़ लेगा। इसी के साथ साथ प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ही नहीं रहेगी तो बॉल ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। सोच रहे थे बाउंड्री पार मारो, सर्कल के अंदर ही बॉल में कैच हो गया। इसके अलावा होता है रिलेटिव हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सीधी सिंपल बात, आप छक्का मारने के लिए गए और आपने सीधी बॉल ही उठा दी, सीधी बॉल उठा दोगे तो क्या आपको लगता है कि बाउंड्री पार हो पाएगी? वही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेक्टाइल के लिए। क्लियर दोस्तों? तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और आई होप ये सारा वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। और क्या पढ़ने वाले, तो ये सारा कंटेंट हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूं सबसे पहले टॉपिक है तो इसका नाम है पर्सनालिटी। तो आखिर पर्सनालिटी होता क्या है? तो पर्सनालिटी देखो एक बेसिक डेफिनेशन से तुम लोग कभी नहीं लिख पाओगे कि पर्सनालिटी क्या है, लेकिन तुम लोग इसको समझा सकते हो कि यार मान लो किसी पर्सन के अंदर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। कौन सी? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और साथ ही साथ सोशल क्वालिटीज अगर किसी इंडिविजुअल इंसान के अंदर है तो माना जाता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है और उसकी पर्सनालिटी में दम है। तो याद रखिएगा पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीजों पे देखकर नहीं हम बात कर सकते कि यार बाहर से दिखने में यार बढ़िया अच्छा दिख रहा है, पोस्चर अच्छा, हाइट अच्छी है, ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं इनर और आउटर क्वालिटीज दोनों को मिला के। आखिर कौन कौन से डायमेंशन के थ्रू हम लोग पर्सनालिटी को देख सकते हैं तो आइए जानते हैं। तो ये 4 डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेकआउट कर सकते हैं पर्सनालिटीज के डायमेंशन को। सबसे पहला होता है फिजिकल डायमेंशन। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली नजर में किसी से, अरे वो नहीं, पहली नजर में किसी को देखकर हम लोग जज कर देते ना कि क्या दासू बॉडी और पर्सनालिटी में दम है। वो क्या करे, फिजिकल डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी के पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन कर दी कि मोटा है, दुबला है या फिर पतला है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक के?
तो याद रखिएगा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है, फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी होता है। अगर इसके बाद मैं बात करूं वो है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन एक रियल आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए। आप जानते हो हमारे ढेर सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, उनकी भले ही पर्सनैलिटी फिजिकल अपीयरेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, बट आप जानते हो कि उनका नाम आज भी हम लोग याद करते हैं, लाइक गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिनको हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे नहीं, उनकी मेंटल डायमेंशन के थ्रू हम लोग उनको याद करते हैं आज भी। तो याद रखिएगा दैट इज द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। दुनिया में जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटी हुई है उन सबके पास मेंटल डायमेंशन कूट कूट के भरा हुआ है। अगली बात करते हैं सोशल डायमेंशन की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। मतलब जैसे आज के टाइम में काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं भी हूं, मेरे को भी काफी सारे लोग फॉलो अप करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी मेरे लिए दिल में इमेज बन गई होगी ना। चलो सच बताना, मेरे लिए क्या सोच के रखते हो तुम लोग? झूठ मत बोलना है ना। मेरे को मालूम है स्कूल के टीचर्स के लिए तो मजाक बनाते हो तुम लोग, मेरे लिए क्या चलता है? झूठ नहीं, सच्चाई वाली बात बताना तो कमेंट बॉक्स में लिखो। इसी के बाद अगर मैं बात करूं इमोशनल डायमेंशन की, तो इमोशनल डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक अच्छा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके इमोशंस पे अपने आप को वो कंट्रोल करके रख सकता है, तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान बन सकता है। चाहे दुनिया में कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर वो अपने एंगर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा तो डेफिनेटली वो इंसान सबसे बेस्ट है। तो इमोशनल डायमेंशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का डायमेंशन है। अगला होता है कि कितने टाइप की पर्सनैलिटी होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखो यार, ये वाला टॉपिक आप लोग के सिलेबस से डिलीटेड है, तो टेंशन नहीं लेना, ये नहीं पढ़ना है। विलियम हर्बर्ट शेल्डन और जंग क्लासिफिकेशन तुमको पढ़ना है। जंग क्लासिफिकेशन एक्चुअल में मेंटल बेसिस के तौर पे डिफाइन होती है पर्सनैलिटी। और अगला होता है बिग 5 टाइप। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जंग क्लासिफिकेशन। मैंने कहा ना मेंटल बेसिस के तौर पे तो 3 टाइप होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं करते हैं, ये ज्यादा अच्छे लिसनर होते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं और अकेले में वक्त बिताने वाले लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट तेरा भाई सब कर लेगा टाइप के नेचर, सबसे दोस्ती रहती है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल रहता है और हर किसी से बहुत ही ज्यादा सोशल रहता है। तो एम्बिवर्ट एक ऐसे टाइप का नेचर है जो दोनों का मिक्सचर है, मतलब किसका? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। तो अगर मैं बात करूं एम्बिवर्ट गुड लिसनर भी है, टॉकर भी है, साथ ही साथ गुड सेंस ऑफ ट्रस्ट रखते हैं, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, ये सोशल रहना भी पसंद करते हैं और साथ ही साथ अकेला रहना अपने आप में भी पसंद करते हैं। इसके अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है बिग 5 ट्राइड। तो बिग 5 ट्राइड क्या होता है? यहाँ पे ना एक ओशियन वर्ड से इसके अंदर की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने डिफाइन कर दी। ओशियन, क्लियर दोस्त? ओशियन से सबसे पहले आता है ओपननेस, फिर सी से आता है कंसाइंशियसनेस, फिर ई से आता है एक्सट्रोवर्जन और फिर आखिरी में आता है आप लोग का एग्रीबलनेस और फिर आता है न्यूरोटिसिज्म। तो याद रखिए, सो दैट इज द ओशियन। तो अब ओपननेस से समझ में आ रहा है कि ओपन मिजाज का है, खुले मिजाज का है, क्रिएटिव नेचर का है। तो ऐसे टाइप का जो नेचर है एक्चुअल में क्या है? ये शिजुका वाला नेचर है, क्लियर है? कंसाइंशियसनेस मतलब कि अपने गोल ओरिएंटेड एकदम टेकिसुकी टाइप का नेचर, ये है एक्सट्रोवर्जन। तो एक्सट्रोवर्जन एक किस्म से सिंचन टाइप का नेचर है, सबके साथ बात करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, तेरा भाई सब कर लेगा, ऐसे टाइप का नेचर। एग्रीबलनेस टाइप का नेचर मतलब वो मसाओ, सिंचन हमेशा मसाओ की ऐसी कर देता, देखते हो ना, कुछ भी काम दे देगा बेचारा वो करते रहता है। या फिर नोबिता वाला नेचर की हमेशा उसको मना ही लेते हैं किसी ना किसी काम करवाने के लिए। इसके बाद अगला होता है न्यूरोटिसिज्म। ये भी नोबिता वाला नेचर है कि यार डोरेमोन जी ने मार दिया, मतलब उसका रहता है ना जिंदगी भर एकदम उदासी वाली जिंदगी चलती रहती है उसकी। तो ऐसे टाइप का नेचर क्या है? न्यूरोटिसिज्म। तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये पांचों में से आपका नेचर कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। तो अगला टॉपिक है आप लोग का एग्रेशन। तो एग्रेशन क्या है दोस्त? एग्रेशन क्या होता है? जब आप लोग का यार बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाए, एग्रेसिव हो जाओ, हार्मफुल हो जाओ, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ स्पोर्ट्स की फील्ड में आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, किसी को इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे टाइप का जो नेचर है उसे एग्रेशन कहते हैं। तो एग्रेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन एक ऐसे टाइप का एग्रेशन है जिसमें कि इंडिविजुअल इंसान किसी इंसान को एक्चुअल में नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो वर्बली हो, नॉन वर्बली हो, फिजिकली हो, किसी भी टाइप से। अगला होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। यहाँ पे ना अपने गोल के लिए अग्रेसिव रहता है कि मुझे यार एकदम 12th में फुल फाउट फुल लेकर आना है, ऐसे टाइप का नेचर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अगला है असर्टिव एग्रेशन। ठीक है, ऐसे टाइप का नेचर है, मान लो बैट्समैन आया नया नया बैटिंग करने, उसको चढ़ा दिए, चला जाएगा, विकेट है और उसने सोचा अब इनको बताता हूं, बैट घुमाया, आउट हो गया, तो नुकसान किसका? बैट्समैन का। तो ऐसे टाइप का जो एग्रेशन है वो क्या कहलाता है? असर्टिव एग्रेशन। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अगला जो लास्ट टॉपिक है आप लोग का ये है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स। याद रखिए यहाँ पे कुछ मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ज्यादा काम आते हैं और ये सेम टू सेम फिजिकल एस्पेक्ट जितने ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से पढ़ना है, जैसे सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजिनरी, गोल सेटिंग, सेल्फ टॉक, ये सभी के सभी एथलीट को सक्सीड करा सकते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ एस्टीम। अगर वो खुद पे ही भरोसा नहीं रखेगा, उसको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि यार मैं कर लूंगा, भले ही पूरी टीम पूरी की पूरी खराब चल रहा हो परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर तो आप यार डेफिनेटली
अपना बेस्ट दे सकते हो अपनी टीम के लिए। तो ऐसे टाइप का जो एक्चुअल में एट्रीब्यूट से कहते हैं सेल्फ एस्टीम, खुद पे भरोसा रखना, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी रखना, ये सभी के सभी आप लोग का सेल्फ एस्टीम के अंदर आएगा। तो यार देखो, कोई भी एक स्पोर्ट्स एथलीट रहता है वो स्पोर्ट्स के टाइम पे ही सोचता रहता है आगे की चीजों को कि और आगे कैसा परफॉर्म करना है, अगर इसने अच्छा नहीं बॉलिंग किया तो किससे करवाना है, और अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड होकर काम करते रहता है। बेसिकली मेंटल इमेजिनरी का मेन पर्पस यही होता है कि एट द एंड यार हम लोग को कैसे भी करके सक्सीड दिलाना। ये सभी कैप्टन के अंदर स्किल आप लोग को दिखती है। इसके अंदर अगर बात करें सेल्फ टॉक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से बात करना, कभी ऐसी मुश्किल जिंदगी में आती है स्पोर्ट्स की फील्ड में कि यार पूरी टीम हारने की सिचुएशन में आ गई, लेकिन अगर आप अपने ऊपर भरोसा करके बात करोगे, जैसे याद है वो लगान मूवी देखे होंगे तो उसमें स्टार्टिंग में आमिर खान 2 छक्के मारता, उसके बाद फिर क्या होता ना, गलती से बॉल कट लग के पीछे जाती रहे, फिर गलती से एक बॉल छूट जाती, मिस आउट जाती, बहुत करीब से बैट से जाती, फिर आमिर खान खुद से सोचता कि नहीं भुवन नहीं, हार जाएंगे, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो इस वजह से सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक की वजह से आप लोग सच में अपने गोल को अचीव कर पा सकते हो। इसी के साथ साथ गोल सेटिंग, भाई जिंदगी में गोल सेट तो करना ही पड़ता है। 12th आप लोगों को अच्छे नंबर चाहिए, मुझे ढेर सारे लोगों को पढ़ाना है, तो ये मेरा एक स्पेसिफिक गोल है। तो ये सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। आई होप आप ही सभी लोग को समझ में आ चुके होंगे। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर को, जो रहने वाला है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। से पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग एक ऐसी टाइप की प्रिपरेशन है जिसमें आप लोग अपने टास्क के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, जैसे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, जिससे कि स्पेसिफिक टूर्नामेंट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। तो ये होती है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग। डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती होगी, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या इंडिविजुअली आप लोग यहाँ पे एक ऐसे टाइप की प्रोसेस है जहां पे आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हो इंडिविजुअल पर्सन को कि ये बंदे को अगर हम लोग टीम में सिलेक्ट करेंगे तो ये आगे जाके हमारी टीम को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। तो आप देखते होंगे आईपीएल में ज्यादातर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करता है उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया जाता है इंडिया की टीम के लिए। याद रखिएगा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में किसी भी टाइप का रेसिज्म नहीं होता है, किसी भी टाइप का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है अपर कॉम्पिटिशंस के लिए। और कुछ भी नहीं है, कथा कहानी लिख के आना है इसमें, और कुछ भी नहीं। चलो भाई अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स। तो देखो यार, यहाँ पे कुछ डिफरेंट की साइकिल्स होती है जिसके थ्रू आप लोग को ट्रेनिंग को अलग अलग वे में करते हुए चलना रहता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो एक ऐसे टाइप का पीरियोडिकलाइजेशन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग साइकिल्स आप लोग हिट करने वाले हो अपने इंडिविजुअल गोल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला होता है मैक्रो साइकिल। तो मैक्रो साइकिल एक्चुअल में पूरे एंटायर सेशन भर चलता है, इसका ट्रेनिंग पीरियड का टाइम भी ज्यादा होता है। इसके बाद जो मैक्रो साइकिल रहते हैं फर्दर डिवाइडेड रहते हैं मीजो साइकिल्स में। मीजो साइकिल जो है वीक या मंथ के प्लान्स में होता है, जहां पे टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक, जिसके थ्रू वो बेटर और ज्यादा हो सके। इसके बाद होता है माइक्रो साइकिल्स। तो माइक्रो साइकिल्स और ज्यादा कम टाइम पीरियड का होता है ना, कुछ फ्यू डेज या वीक्स का होगा, कुछ छोटी मोटी चीजों को जिससे सुधार करके अपने आप को बेटर बनाया जा सके। तो याद रखना सबसे पहले तो ये वाला साइकिल होता है, बट ये सिलेबस में है नहीं। सो मैक्रो साइकिल है जो लगभग साल भर तक के चलता है। यहाँ पे प्रिपरेशन, कॉम्पिटिशन और ट्रांजिशन फेस होता है। मीजो साइकिल एक सिंगुलर ट्रेनिंग साइकिल है जो महीनों तक चलता है। माइक्रो साइकिल जो एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि एकदम छोटी सी छोटी यूनिट, मतलब कि कुछ वीक्स के लिए या फिर एक आध वीक के लिए किसी स्पेशल चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो। और फिर वर्कआउट मतलब कि यार मीजो साइकिल के अंदर दिन के बारे में बात करी जाए तो वर्कआउट। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब जानते हैं यार टाइप्स और मेथड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है भाई? स्ट्रेंथ का मतलब ये कि यार अगर आप लोग कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो अपनी मसल्स के थ्रू, वो क्या है? स्ट्रेंथ है। मैंने कहा कि मैं 1 बाल्टी पानी उठा सकता हूँ, कोई 10 बाल्टी पानी उठा सकता है एक बार, तो वो डिपेंड करेगा उसके मसल्स कितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो 2 टाइप की आप लोग की स्ट्रेंथ होती है, डायनामिक और स्टैटिक। स्टैटिक स्ट्रेंथ एक ऐसे टाइप की स्ट्रेंथ है जहां पे आप लोग खड़े खड़े बिना किसी मूवमेंट के आप लोग स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसे हम लोग वेट लिफ्टिंग में चेक कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं। अगर डायनामिक स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हो रिपीटेटिव टाइम पीरियड के लिए, जैसे पुलअप्स, पुशअप्स। तो ये ऐसे टाइप की जो आप लोग की स्ट्रेंथ होती है इसे डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बाद आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर देते हो। इसमें हो सकता है शॉर्ट पुट में, हो सकता है वेट लिफ्टिंग में, हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या होता है? आप लोग को हाई स्पीड के साथ अपनी फुल पावर लगाना है। कहां से लगाई जा सकती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ? मालूम होगा, लेग से लगाई जा सकती है। तो जैसे आप जानते होंगे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, इसमें यार एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगती होगी। इसके अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वो है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? मैंने कहा कि 1 बाल्टी पानी उठाओ और 1 किलोमीटर चलो भी जाके, तो मतलब इतने लंबे वक्त तक क्या आप टिके रह पाओगे स्ट्रेंथ बाल्टी को उठा के, वो आप लोग की स्ट्रेंथ एंडोरेंस के बारे में समझाएगा, जिसके अंदर स्ट्रेंथ के साथ साथ एंडोरेंस की एबिलिटी को भी चेक किया जाता है, स्विमिंग साइकिल के अंदर देखा जाता है। अगली मैं बात करूंगी किस तरीके से आप लोग इंप्रूव कर सकते हो स्ट्रेंथ को। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करके आप लोग को बाहर से देखकर तो नहीं लगेगा कि यार कुछ एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मसल्स वहां पे टोन अप होती है। जैसे आप देख सकते हो प्लैंक लगाए होंगे आप लोगों ने तो मालूम होगा आपको, वॉल सेट लगाए होंगे तो, स्क्वाट्स होल्ड लगाए होंगे तो आप लोग को पता होगा।
होगा। क्लियर दोस्तों, इसमें ना डायरेक्टली आप लोग को मूवमेंट दिख नहीं पा रहा है कि यार मसल्स यहाँ पे ग्रो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मसल्स पे हिट हो रहा है। अगली बात करी जाए आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ये ऐसे टाइप की एक्सरसाइज है जहां पे एक्चुअल में वेट लिफ्टिंग करके आप लोग मसल्स बिल्ड कर रहे हो, जहां पे बार बार कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर दोस्तों। तो अगला होता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, मतलब ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जिसमें एक्चुअल में मूवमेंट भी हो रहा है कंटिन्यूअस टेंशन और फ्लेक्शन के साथ। मतलब साइकिल चलाते होंगे तो आप लोग यार कंटिन्यूअस फ्लेक्शन टेंशन कर रहे हो ना, ऐसे टाइप की एक्सरसाइज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहलाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है एंडोरेंस। तो एंडोरेंस क्या होता है? सहनशीलता, कितने लंबे वक्त तक के तुम किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला होता है स्पीड एंडोरेंस, जिसमें आप लोग को हाई स्पीड के साथ एंडोरेंस को अचीव करना है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है चीजें, जैसे स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेनिस वगैरह खेलना। अगला है स्ट्रेंथ एंडोरेंस, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस, मतलब यहाँ पे आप लोग को लॉन्गर ड्यूरेशन तक के उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को करना है, जैसे कि मैराथन, फुटबॉल खेलना, साइकिलिंग करना। तो कैसे हम लोग यार इंप्रूव कर सकते हैं एंडोरेंस को? तो सबसे पहले मेथड है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसमें आप लोग करोगे क्या? बेसिकली आप लोग को यहाँ पे दौड़ना है और कुछ भी नहीं, लंबे स्पान के लिए मैराथन टाइम। अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो स्लो या तो फास्ट। तो जो स्लो वाली मेथड है, इसमें आप लोग को लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप करना है, 1 से 2 घंटे तक के आपको वर्कआउट करना है और 10 से 20 किलोमीटर की आप लोग की डिस्टेंस कवर अप करने वाले हो। फास्ट ट्रेनिंग मेथड की बात करी जाए तो यहाँ पे मिड डिस्टेंस आप लोग को रखना है, ज्यादा लंबी नहीं रखना है, लेकिन 15 से 40 मिनट के अराउंड में वर्कआउट होना चाहिए, 5 से 10 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना। इसी के अंदर आता है वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जिसमें कि आप लोग फास्ट और स्लो दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके वर्कआउट करते हो। अगला होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पे एक्चुअल में आप वर्कआउट करोगे, फिर रेस्ट, फिर वर्कआउट, फिर रेस्ट, इस तरीके का इसका पूरा का पूरा मोटो होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप लोग स्पेशली एंडोरेंस को अचीव कर सकते हो। जैसे आप वर्कआउट करने जिम जाते हो तो वेट लिफ्टिंग किए, फिर 2 मिनट रेस्ट लिए, फिर वेट लिफ्टिंग किए, इससे क्या होता है ना, फैटिक जल्दी नहीं आता। तो अगला होता है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। एक ऐसे टाइप की ट्रेनिंग मेथड है जहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है और एक एंडिंग पॉइंट, और पहाड़ में कहीं पे भी छोड़ देंगे, बोलेंगे कि जाओ अब अपने हिसाब से ट्रेनिंग करो। मतलब हो सकता है कुछ रास्ते आप लोग के खराब आए, कुछ आप लोग को सही मिल रहा हो, कुछ आप लोग को स्लोप मिल रहा हो, कोई जगह पे आप लोग को चढ़ान हो रही हो, कहीं पे ढलान हो रही हो। ऐसे टाइप के आप लोग को ट्रेनिंग मेथड करते हुए चलना है, नेचर से होकर गुजरते हुए ट्रेनिंग होती है, उसे कहते हैं फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। तो अगला होता है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है भाई? इट इज द कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी विद इट्स ग्रेटर पॉसिबल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है, जैसे रिएक्शन टाइम, जैसे कि यार किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, दैट इज द रिएक्शन टाइम। एक्सेलरेशन एबिलिटी, मतलब टाइम टेकन बाय एन बॉडी टू रीच द मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट है स्पीड मूवमेंट, इसका मतलब टाइम टेकन अ बॉडी टू परफॉर्म द कंप्लीट एक्शन। फिर है लोकोमोटर एबिलिटी, मतलब टू मेंटेन द मैक्सिमम स्पीड फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस। लास्ट होता है स्पीड एंड्योरेंस, जिसके बारे में आप लोग को पता है। सो कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं स्पीड को? एक्सेलरेशन रन के थ्रू। यहाँ पे क्या करना है, 20 से 30 मीटर के लिए आप लोग को बहुत तेज दौड़ना, पर ऐसे फ्रिक्वेंटली आप लोग को रिपीटेड फॉर्म में करते हुए चलना, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होते रहेगी। अगला होता है पेस रन ट्रेनिंग मेथड, जिसमें कि आप लोग को 800 मीटर तक के दौड़ना है, लेकिन उसमें आप लोग को ये याद रखना है कि लगभग जो लास्ट का 30% रहेगा उसमें आपको तेज दौड़ते हुए भागना है। इसके बाद अगला होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि रेंज ऑफ मूवमेंट इतना ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, वो कहलाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे ये दीदी दिख रही होंगी आप लोग को, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे इंक्रीज होती है भाई? आप लोग के जो जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, ये अगर सही तरीके से अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होगी। फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल में इंजरीज वगैरह से बचने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में 2 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक होती है पैसिव, जिसमें कि मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन आप अचीव कर सकते हो विद द एक्सटर्नल हेल्प, और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप लोग किसी की हेल्प नहीं लेकर खुद से आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हो। नेक्स्ट होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें कि स्टेशनरी पोजीशन में रहकर आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर रहे हैं। देखते हो ना, खड़े खड़े टो टच करना, चक्रासन करना। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में एक्चुअल में मोशन के थ्रू आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी करते हो, जैसे जिम्नास्टिक डाइव। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले होता है बैलास्टिक मेथड, जिसमें कि आप लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हो बाय स्विंगिंग द लिम्स। बेसिकली देखते हो ना, जिम जाते हो हाथ हाथ घुमाना चालू करते हैं कुछ लोग। अगला होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, जहां पे आप लोग को स्लो 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 स्ट्रेचिंग करते हुए चलना है। क्लियर दोस्त? इसके बाद अगला होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। इसी की मदद से ट्रेनर आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करवा के देते हैं ना, हाथ पांव खींच देते हैं, देखते होंगे जिम में, वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ट्रेनिंग मेथड है। तो अगला होता है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी का मतलब होता है जो भी स्पेसिफिक मूवमेंट आप कर रहे हो, अगर आप उसको प्रॉपर और एकदम सही तरीके से कर रहे हो तो वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहलाता है। तो सबसे पहला होता है एडेप्टिव एबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली बेस्ड ऑन द चेंजेस। अगला होता है बैलेंस एबिलिटी, दैट मींस एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी इन अ स्टेबल पोजीशन। नेक्स्ट होता है रिदम एबिलिटी, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द रिदम ऑफ द मूवमेंट एंड टू रीगेन द बैलेंस क्विकली। इसके बाद होता है रिएक्शन एबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली एंड क्विकली टू अ सिग्नल। और लास्ट में होता है कपल एबिलिटी, दैट मींस एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट टू परफॉर्म द परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट।
तो यहाँ तक है था आप लोग का टॉपिक। आई होप आप लोग को सभी चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को सेशन। और साथ ही साथ दोस्तों आपको जान अकेडमी और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलोअप जरूर कर लेना। इसी के साथ साथ हमारा ये पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। डिटेल में देखना है तो आप शर्मा गई सीरीज देख सकते हो। अपने दोस्तों को भी ये चीज समझा देना कि डिटेल के लिए शर्मा गई सीरीज, और अगर आपको रिवीजन करना है तो दिल ये पुकार है आजा सीरीज। क्लियर दोस्त। इसी के साथ साथ मैं एक और छोटा सा आप लोग को अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों। देखो ध्यान रखना एक चीज कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप लोग के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल है। आपके 100 में से 100 दिला देगा। ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ढेर सारा कंटेंट डेडिकेटली फिजिकल एजुकेशन का लेकर आऊंगा तो जो एकदम ही आप लोग को मस्त वाले 100 आउट ऑफ 100 दिला देगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल को सपोर्ट दिखाएं। और साथ ही साथ यार आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जो बायो का पेपर आने वाला है, कुछ लोग का अभी मैथ्स का पेपर हो सकता है कल के दिन आप लोग को टेस्ट की प्रैक्टिस करना है, या कॉमर्स के एग्जामिनेशन आप लोग के आने वाले हैं। तो उन सब के गैप से पहले आप लोग के लिए मैंने मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया हूं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है जहां पे आप लोग पार्टिसिपेट करके चेकआउट कर सकते हो किस लेवल की प्रिपरेशन आपकी चल रही है। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हारी प्रिपरेशन भी तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो टॉप एजुकेटर की तरफ से डिजाइन करके दिए गए ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में एक्चुअल में आते रहते हैं। तो यार भाई प्रिपरेशन तो हो ही रही है, साथ ही साथ अपने आप को एनालाइज भी कर ले रहे हो, और इसी के साथ अगर अच्छे नंबर आ जा रहे तो तुम लोग स्कॉलरशिप जीत जा रहे हो, तुम्हारा ही फायदा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप अगर कॉमर्स के हो या फिर साइंस बैकग्राउंड के हो टेस्ट आप लोग कर सकते हो, दे सकते हो और बता सकते हो दुनिया को कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन्विटेशन कोड अगर मांगे तो मेरा नाम ZDGI ज़की लिख देना। ठीक है भाई, तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए peace out। अच्छा ठीक है समझ गया ठीक है।